गुड मॉर्निंग बच्चों आज का वीडियो मेरा बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है और थर्मोडायनेमिक्स का ये नवा वीडियो है। बच्चों आज के वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बारे में, वो भी डिटेल में। और जो है आज तक जो हम लोगों ने पिछले 8 वीडियो में मेहनत करी है उसका निचोड़ आज के वीडियो में निकलेगा। ठीक है बच्चों, और आज के वीडियो से ही मैं थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस के न्यूमेरिकल भी स्टार्ट करूंगा। बच्चों मेरे को ये चैनल मेरी बेटी वंशिका अग्रवाल ने बना कर दिया है, जिसका नाम इसने रखा है मेरे पिताश्री की पाठशाला। और इस पाठशाला में इस समय मैं आपको पढ़ा रहा हूँ फिजिक्स, और हमारा जो है टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है थर्मोडायनेमिक्स। तो बच्चों मैं अपनी बात स्टार्ट करता हूँ। तो आज मेरे यूट्यूब चैनल मेरे पिताश्री की पाठशाला पे मेरे पापा आपको फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बारे में बताएंगे। तो मैं पीछे आती हूँ, मेरे पापा आपको पढ़ाएंगे। बच्चों आज हम पढ़ने जा रहे हैं वो टॉपिक जिसके लिए अभी तक हम प्रिपरेशन कर रहे थे, और वो टॉपिक था हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है बच्चों, तो हेडिंग डालिए फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। ठीक है बच्चों, थर्मोडायनामिक्स। बच्चों ये लॉ जो है, ये हमारा जो बेस है वो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर बेस्ड है। सिंपल सी बात है कि ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे बेस्ड है। अब मैंने बच्चों आपको इतनी देर तक, इतने दिनों तक, इतने वीडियोस में आपको एक ही बात समझाई है कि गैस में या तो हमारा एक्सपेंशन होता है या हमारा जो है कंप्रेशन होता है। ठीक है, दो ही चीज होती है। बच्चों क्या होता है उसमें, देखिए एक चीज क्या होता है कि इसके बाद एक्सपेंशन और कंप्रेशन के बाद जो है एक चीज और होती है बच्चों कि हमारा गैस जो होता है वो या तो हीट एब्जॉर्ब करता है, ठीक है, हीट एब्जॉर्ब करता है या हीट रिलीज करता है। ठीक है, हीट रिलीज करता है। जब हमारा एक्सपेंशन और कंप्रेशन होता है तो उसके साथ ये भी होता है कि हमारा गैस जो है हीट एब्जॉर्ब करता है और हीट रिलीज करता है। बच्चों क्या होता है कि हीट एब्जॉर्ब करना और हीट रिलीज करना एक प्रोसेस के दौरान ही होता है बच्चों। और बच्चों हीट जो है वो एक हमारी क्या है, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, ये बात आप जानते हो। ठीक है बच्चों, तो बच्चों जब हीट जब एब्जॉर्ब करता है हमारा जो है गैसेस सिस्टम, तो उसमें क्या होता है कि हमारी जो है एनर्जी हीट के फॉर्म में अंदर जाती है, सिस्टम के अंदर जाती है सराउंडिंग से। और जब बच्चों जब हीट रिलीज होती है बच्चों, तो क्या होता है कि हमारा जो है जो अंदर से जो एनर्जी बाहर आती है सराउंडिंग्स की ओर, ये प्रोसेस हमारा होता है। इसको इस तरीके से समझा जा सकता है। अब बच्चों ये हीट जब एब्जॉर्ब या रिलीज होती है, तो जब एब्जॉर्ब होती है तो कहां जाती है, और जब रिलीज होती है तो कहां से आती है, सवाल यहां पर ये पैदा होता है। ठीक है बच्चों, तो हीट को हम जो है डिनोट करते हैं क्यू से। ठीक है, हीट एब्जॉर्ब हुई यानी कि सपोज करिए हीट चेंज हुई, पहले से उसके अंदर कोई हीट थी और एब्जॉर्ब हुई तो थोड़ी सी हीट बढ़ गई। तो बच्चों इसमें बात क्या होता है कि हमारा जो है हीट हमारी कुछ ना कुछ चेंज होती है। तो हीट जब एब्जॉर्ब होती है बच्चों तो वो जाती है दो जगह पे, थोड़ा सा उसके इंटरनल एनर्जी को बढ़ाती है और थोड़ा सा उसके जो है वर्क डन होता है प्रोसेस के ऊपर। दो जगह हीट जाती है और कहीं नहीं जाती है। ठीक है, और कहीं नहीं आती है। मतलब हीट एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम इक्वल टू चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क डन ऑन द सिस्टम या बाय द सिस्टम। ठीक है बच्चों, तो देखिए क्या हुआ। ठीक है, देखिए क्या हुआ, अगर हम इसको लैंग्वेज में लिखें तो इस तरीके से लिख सकते हैं कि हीट एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम इक्वल टू क्या होता है, वो होता है चेंज इन इंटरनल एनर्जी, ठीक है, इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क डन बाय द सिस्टम। ये बच्चों हमारा क्या है, ये पूरा का पूरा हमारा है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। हीट ये भी एनर्जी का फॉर्म है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी ये भी एनर्जी का फॉर्म है, और वर्क डन भी हमारा एनर्जी का ही फॉर्म है। जितना एनर्जी हमारा वर्क डन में कंज्यूम होता है वो वहां चला जाता है।
ठीक है बच्चों, ये हमारा वो प्रोसेस है जिसमें हमारा हीट एब्जॉर्ब होता है। ठीक है बच्चों, अब देखिए सिस्टम से कभी कभी हीट बाहर भी आती है, यानी कि क्या होता है कि हीट हमारी रिलीज भी होती है। तो हीट जब रिलीज होती है तो ये हीट कहां से आती है? ठीक है, ये हीट कहां से आती है? तो बच्चों ये हीट दो जगह से आती है। ये है, एक तो आती है कि अगर हमारा हीट रिलीज होती है तो क्या होता है कि इंटरनल एनर्जी थोड़ी कम होती है उसकी, इंटरनल एनर्जी से थोड़ी सी आती है हीट हमारी। ठीक है, इंटरनल एनर्जी से आती है और प्लस जो है वर्क डन से आती है, वर्क डन ऑन द सिस्टम। ठीक है, ऑन द सिस्टम, और यहां से जो हमारी हीट निकलती है वो हमारी हो जाती है हीट रिलीज। ठीक है, ये हमारी हो जाती है हीट रिलीज। ठीक है बच्चों, अब देखिए यहां पर क्या होता है, जब हमारा हीट एब्जॉर्ब होता है तो वो हीट बच्चों डेल्टा क्यू होता है और वो होता है हमारा पॉजिटिव, और जब हमारी हीट रिलीज होती है तो वो होता है हमारा निगेटिव। ये पूरा हमारा जो है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का स्टेटमेंट भी है और इसका जो है एक्सप्रेशन भी है। ठीक है बच्चों, ये हो गई इसकी एक लाइन की बात जिसकी तैयारी हम इतने दिनों से करते आ रहे थे। ठीक है, अब देखिए बच्चों इसके हमको करने हैं क्वेश्चन, और क्वेश्चन को करने के लिए हमारा जो है कंसेप्ट जो क्लियर होना चाहिए, वो तीनों चीज का कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, और वो मैं आपको इतने दिनों तक क्लियर करवाते हुए आ रहा हूं। ठीक है, और वो हमारा क्या क्या क्लियर होना चाहिए वो देख लीजिए कि हमारा जो है हीट क्या होता है, इंटरनल एनर्जी क्या होता है और वर्क डन क्या होता है। ये तीनों चीज हमें क्लियर होनी चाहिए, वरना इसके क्वेश्चन नहीं होंगे। ठीक है बच्चों, यहां पर ये बात हमारी इस तरीके से आ गई। ठीक है बच्चों, तो इसके लिए एक एक चीज को मैं आपको डिफाइन करते चलता हूं। पिछले 7-8 वीडियो में मैंने पूरा अच्छी तरीके से बता रखा है। तो सबसे पहले बच्चों हम पढ़ते हैं चेंज इन इंटरनल एनर्जी को पकड़ते हैं, फिर हम करते हैं इसकी बात कि हमारा चेंज इन इंटरनल एनर्जी यानी कि डेल्टा यू क्या होता है। ठीक है, डेल्टा यू को लिख लीजिए आप, चेंज इन, ठीक है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। ठीक है, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, इसको आप नोट कर लीजिए और इसकी बात करते हैं। बच्चों क्या होता है, चाहे हमारा थर्मोडायनेमिक का कोई भी प्रोसेस ले, चाहे हम आइसोबैरिक ले, आइसोकोरिक ले, आइसोथर्मल ले, एडियाबैटिक ले, पॉलीट्रॉपिक ले, हर एक, ठीक है, हर एक प्रोसेस में हमारा चेंज इन इंटरनल एनर्जी बच्चों क्या होता है, वो होता है एनसीवी डेल्टा टी। इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, एनसीवी डेल्टा टी। जहां पर होता है हमारा एन होता है वो होता है नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स। सीवी होता है मोलर, ठीक है, मोलर स्पेसिफिक हीट, स्पेसिफिक हीट ऑफ द सिस्टम, ऑफ द सिस्टम। और बच्चों डेल्टा टी होता है बच्चों हमारा चेंज इन इंटरनल एनर्जी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। इतनी चीज बच्चों हमारी होती है, इसको आप अच्छी तरीके से नोट कर लीजिए बच्चों। अब मैं बात इसमें आपसे करने जा रहा हूं सीवी की। ठीक है बच्चों, इसमें मैं बात करने आपको से जा रहा हूं सीवी। सीवी नोट करिए, सीवी हमारा है मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ द सिस्टम एट, ठीक है, एट कांस्टेंट वॉल्यूम। और बच्चों इसके बारे में मैंने जो सीपी और सीवी का जो वीडियो बनाया है उसमें बहुत अच्छी तरीके से समझा रखा है। मैं एक बार आपको यहाँ पे रिवाइज करवा देता हूं क्योंकि बातें भूल जाती हैं, यहाँ पे आता है। ठीक है, ये क्या होता है, हीट एब्जॉर्ब और रिलीज एट द कांस्टेंट वॉल्यूम पर यूनिट मोल पर यूनिट टेम्परेचर, ये हमारा होता है सीवी। और इसका जो फॉर्मूला होता है बच्चों वो होता है हमारा F/2 इंटू आर। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है F/2 इंटू आर, जहां पे हमारा आर है बच्चों गैस कांस्टेंट, गैस कांस्टेंट। और बच्चों गैस कांस्टेंट की जो वैल्यू होती है वो होती है 8.31, ठीक है, 8.31 जूल पर मोल पर केल्विन ये होती है। और यदि ये हमारा एसआई सिस्टम में इसकी वैल्यू होती है,
और जो हमारा सीजीएस में लिखेंगे तो नियर अबाउट 2 कैलोरी, ठीक है, पर मोल पर केल्विन हमारी ये होती है। इसको आप नोट कर लीजिए, ये हमारा आएगा कम। बच्चों इंपॉर्टेंट बात आती है इसमें कि हमारा एफ क्या होता है। ठीक है बच्चों, एफ क्या होता है, ठीक है, तो एफ होता है बच्चों हमारा डिग्री ऑफ फ्रीडम। ठीक है, डिग्री ऑफ फ्रीडम ये होता है हमारा एफ। ठीक है, और डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है वो मैं आपको यहाँ पे नहीं समझा रहा हूं। मैं आपसे यही कहूंगा कि डिग्री ऑफ फ्रीडम का जो वीडियो है वो मैंने काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के जो है प्लेलिस्ट में बना रखा है, आप वहां से देख लीजिए। काफी लंबा कंसेप्ट है, यहाँ बताऊंगा तो फिर फर्स्ट क्लास थर्मोडायनेमिक्स के सवाल आपको नहीं करवा पाऊंगा। ठीक है बच्चों, तो यहां पर क्या हुआ, एक डिग्री ऑफ फ्रीडम है। इसका जो फार्मूला होता है वो बच्चों होता है F = 3n-k। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। और यहां पे जो मैं बात बताने जा रहा हूं, जो सवाल आप करेंगे तो आपको इस पे ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, होता क्या है बच्चों, होता यह है कि जब हमको गैस दी होती है, तो गैस में हमको एक चीज देखनी पड़ती है क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले कि गैस हमारी मोनो एटॉमिक है। ठीक है, गैस हमारी मोनो एटॉमिक है, ठीक है, डाई एटॉमिक है, ठीक है, डाई एटॉमिक है या ट्राई एटॉमिक है, ठीक है, ट्राई एटॉमिक है या पॉली एटॉमिक है। यहां पर आकर के हमारा डिग्री ऑफ फ्रीडम डिसाइड होता है। मोनो एटॉमिक हो गई बच्चों, जैसे हीलियम गैस हो गई, आर्गन हो गई, हमारी नियॉन हो गई, इस टाइप की। जैसे हमारी मोनो एटॉमिक है, एक सिंगल एटम है इसमें, एक सिंगल। ठीक है, डाई एटॉमिक जैसे O2, N2, H2, इस टाइप की गैस। इसमें जैसे SO2 हो गया हमारा, ठीक है, SO2 एक गैस हो गया, CO2 हो गया, इस टाइप के गैसेस हमारे हो गए ट्राई एटॉमिक। और बच्चों पॉली एटॉमिक होता है जैसे NH4, CH4, इसमें जो है ये हो गया। इसके ऊपर हमारा गैस के एटॉमिसिटी पे हमारा डिपेंड करता है डिग्री ऑफ फ्रीडम। और बच्चों यहां पर जो ये इसका फार्मूला होता है डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालने का। ठीक है, यहां पर N होता है, N सिंपल से आप लिख लीजिए कि N होता है नंबर ऑफ एटम, कितना होता है, और K होता है नंबर ऑफ रिलेशन बिटवीन एटम्स ऑफ गैस। इसी से हमारा जो है F निकल आएगा, इसी से हमारा F निकल आएगा। ये नोट कर लीजिए, फिर मैं बताता हूं कि क्या होता है ये। ठीक है, जैसे हमारा हीलियम हुआ, हीलियम में एटम कितने हैं, 1, रिलेशन दूसरे एटम से इसके हैं 0। यहां पर देखिए क्या होगा, N हो गया हमारा 1 और K हो गया 0, तो इसके लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम 3n-k होगा, जो कि होगा 3 × 1 - 0, यानी हो गया हमारा 3। ठीक है बच्चों, अब देखिए क्या होता कि इसमें जो है हमारा वो हमारा निकल के आएगा। जैसे हमारा गैस हो गई, अब ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन के बीच में ये जो हमारा बॉन्ड होता है। अब बच्चों देखो क्या हुआ कि यहां पर N यानी नंबर ऑफ एटम हो गए 2 और नंबर ऑफ रिलेशन बच्चों हो गए हमारे पास 1। देखिए दोनों के बीच में एक बॉन्ड हमारा बना हुआ है, हालांकि डबल बॉन्ड है, इसको अलग नहीं कंसीडर करेंगे, एक ही। ठीक है, तो बच्चों ये हमारे पास हो गया इस तरीके से। तो यहां पर जो डिग्री ऑफ फ्रीडम निकलेगा वो आएगा 3 × 3 × 2, N2 है यहाँ पे, 3 × 2 - 1, तो बच्चों आ गया 5। ठीक है, ऐसे ही हम ट्राई एटॉमिक के लिए निकाल लेंगे, ऐसे ही हम पॉली एटॉमिक के लिए निकाल लेंगे, तो हमारे पास यहां पर इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है, चलिए ट्राई और पॉली के लिए भी मैं आपको बता दूं, क्योंकि इसमें एक होता है फ्रेंच, वो भी आप देख लीजिए। ठीक है, देखिए ट्राई एटॉमिक में गैस हमारे पास 2 तरीके की होती है। जैसे हो गया हमारे पास CO2 में देखिए स्ट्रक्चर CO2 का कुछ इस तरीके से होता है। ठीक है, तो यहां पर देखिए N हो गया हमारे पास 3, 1, 2, 3 एटम है, और K बच्चों हो गया 2, एक इसके साथ रिलेशनशिप है, एक इसके साथ रिलेशनशिप है। तो हमारे पास डिग्री ऑफ फ्रीडम बच्चों हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा 3n-k, यानी 3 × 3 - 2, और बराबर हो गया 9 - 7, ये हो गया 7। ठीक है, तो यहां पर हमारे पास इस तरीके से ये हमारे पास निकल आया। लेकिन अगर यही गैस हमारी ओजोन हो तो डिग्री ऑफ फ्रीडम बदल जाएगा। ठीक है, डिग्री ऑफ फ्रीडम बदल जाएगा। देखिए किस तरीके से, सपोज करिए ओजोन गैस हमारे पास आ गई,
अब बच्चों ओजोन गैस का रिलेशन जो बॉन्ड होता है वो कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर होता है। तो देखिए यहां पर n की वैल्यू 3 है और k की वैल्यू भी 3 है। 1 2 3 हमारे जो है रिलेशन बन रहे हैं। तो बच्चों डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा वो होगा 3n-k और वो बच्चों हमारे पास हो जाएगा इस तरीके से 3 × 3 - 3 और बराबर 6। तो हमको ये देखना पड़ेगा कि हमारी गैस का जो स्ट्रक्चर किस तरीके का है, उसके हिसाब से हमारा ट्राई एटॉमिक में डिग्री ऑफ फ्रीडम डिसाइड होगा। जो हमारा जो है लीनियर में होता है बच्चों 7, लीनियर मतलब इस टाइप का जैसे SO2, ठीक है, SO2 जैसे हो गया, तो इसमें 7 जैसे CO2, ये सब लीनियर स्ट्रक्चर कहलाएंगे। और बच्चों जो हमारा 3 डायमेंशनल होगा उसमें हमारा जो है 6 होगा। इसको आप ध्यान रखिए, ये हमको सवाल करते समय देखना पड़ता है, हमको पता होना चाहिए। ठीक है बच्चों, अब आता है पॉलीएटॉमिक। तो बच्चों पॉलीएटॉमिक का जो है फार्मूला नहीं काम करता। जो है पॉलीएटॉमिक में हमारा ये फार्मूला नहीं काम करता है। पॉलीएटॉमिक का डिग्री ऑफ फ्रीडम बच्चों होता है हमारा वो 6 होता है, ये फिक्स होता है, इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, 6 होता है, उसमें ये फार्मूला हमारा काम नहीं करता। ये क्यों नहीं काम करता, ये मैंने डिग्री ऑफ फ्रीडम काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के प्लेलिस्ट में बहुत अच्छी तरीके से बता रखा है, आप उसको वहां देख लीजिएगा। तो बच्चों कुल मिलाकर के ये हमारा हो गया इंटरनल एनर्जी। और इंटरनल एनर्जी का जो ये फार्मूला है, ये वाला फार्मूला है, ये ऑलवेज ट्रू है। कोई भी प्रोसेस हो, कोई भी मेथड हो, ये हमेशा ऑलवेज ट्रू है। आप जब कभी भी देखेंगे कि इंटरनल एनर्जी हमारी बदल रही है तो उसमें ये फार्मूला आप लगा देंगे। ठीक है बच्चों, तो इंटरनल एनर्जी के जो है ये पूरी बात हो गई एनर्जी, इंटरनल एनर्जी के बारे में ये हमारी पूरी बात हो गई। जब हम सवाल लगाएंगे तो इस तरह कंसेप्ट हम यूज करेंगे और फिर बच्चों हम इसको जो है यूज करेंगे क्वेश्चन में, और फिर हमारे क्वेश्चन देखिएगा किस तरीके से खटाखट होते हैं। अब बच्चों दूसरे टर्म की बात करते हैं, और वो बात बच्चों हम करते हैं कि हमारा जो है वो बात हम करते हैं कि हमारा जो है हीट एब्जॉर्ब या रिलीज कितना होगा। देखिए Q बराबर डेल्टा U प्लस W, ये हमारा फार्मूला है। ठीक है, इसको ऐसे भी लिखते हैं डेल्टा Q बराबर डेल्टा U प्लस W, ऐसे भी लिखते हैं। और इसको ऐसे भी लिखते हैं dQ बराबर du, इसको ऐसे भी लिखते हैं dQ बराबर du प्लस dW, ऐसे भी लिखते हैं। हमारी कंडीशन कहां पे कैसी है वहां पे हमको देखना पड़ेगा क्वेश्चन में। अब बच्चों बात आती है कि हीट एब्जॉर्ब Q के बारे में बात करते हैं। ठीक है, इसको डेल्टा Q भी ले लेते हैं, क्योंकि हीट उसकी पहले से कुछ होगी, कुछ जाएगी, कुछ आएगी, तो उसका डेल्टा Q होगा, हीट हमारी चेंज होगी। तो चेंज इन हीट एब्जॉर्ब। ठीक है, तो देखिए इसका फॉर्मूला होता है NC डेल्टा T। ठीक है, जहां पर हमारा N है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस। ठीक है, C है बच्चों मोलर, ठीक है, मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस। ठीक है, और बच्चों हमारा जो है डेल्टा T है वो है चेंज इन टेम्परेचर। ठीक है, ये हमारे पास इस तरीके से आ गया। देखिए क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमको एक एक टर्म क्लियर होना चाहिए। बार बार हमें क्वेश्चंस में न्यूमेरिकल्स में उसको देखना पड़ेगा, तभी हम इसको सक्सेसफुली कर पाएंगे, नहीं तो होगी प्रॉब्लम। और मैं नहीं चाहता कि आपको प्रॉब्लम हो, इसीलिए मैं हर एक चीज डिटेल में बता रहा हूं। ठीक है बच्चों, तो देखिए यहां पर C हो गया, नंबर ऑफ मोल्स आपको क्लियर है। C जो है हमारा यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है। ठीक है, C हमारा सबसे इंपॉर्टेंट है। तो चलिए C को देखिए क्या होता है। C होता है हमारा मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ गैस। बच्चों अब देखिए यहां पर क्या होता है कि ये हमारा बदलता रहता है। तो एक बार बच्चों हमारा बनेगा NCP डेल्टा T, और दूसरा बच्चों डेल्टा Q हमारा बनेगा NCV डेल्टा T। ठीक है, अब देखिए ये क्यों होता है, कब होता है, इसको देख लेते हैं बच्चों। तो देखिए क्या होता है कि जब हमारा गैस को जो है हम हीट देंगे या निकालेंगे कांस्टेंट प्रेशर पे, ठीक है, कांस्टेंट प्रेशर पे, ठीक, तब हमारा NCP डेल्टा T होगा। और जब बच्चों हम निकालेंगे कांस्टेंट वॉल्यूम पे, ठीक है, कांस्टेंट वॉल्यूम पे तब हमारा जो है जो मोलर स्पेसिफिक हीट वो CV यूज होगा।
जहां पर CV क्या होता है वो F/2 इंटू R होता है। ये मैं अभी आपको बता चुका हूं कि F क्या है, R क्या है। और बच्चों एक मेयर्स फार्मूला है जिसका नाम एक मेयर्स फार्मूला है जो होता है CP माइनस CV इक्वल टू R, यानी कि CP इक्वल टू CV प्लस R, और CV होता है बच्चों F/2 R प्लस R। तो बच्चों ये हमारे पास सिंपल सा आ जाएगा F+2 डिवाइडेड बाई 2 इंटू R। ये इस तरीके से हमारा CP निकल जाएगा। बच्चों CV भी हमारा डिग्री ऑफ फ्रीडम पे डिपेंड करता है, CP भी हमारा डिग्री ऑफ फ्रीडम पे डिपेंड करता है। इसको आप नोट कर लीजिए, डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालना मैं बता चुका हूं। थोड़ा भी कंफ्यूजन हो तो डिग्री ऑफ CV का एक अलग सा वीडियो है, उसको आप देख लीजिए, वहां पर आपको ये पता लग जाएगा। ठीक है बच्चों, ये हमारा इस तरीके से ये हो गया। अब बच्चों एक हमारे पास फार्मूला और होता है, इसको बोलते हैं गामा। गामा इक्वल टू होता है CP अपॉन CV, और इसको यदि हम डिग्री ऑफ फ्रीडम में रखेंगे तो आ जाएगा 1/2 प्लस F, इस तरीके से आ जाएगा। ये सब जो मैं आपको लिखवा रहा हूं इसको नोट कर लीजिए, क्योंकि इसके बाद अब जो है न्यूमेरिकल से स्टार्ट हो जाएंगे, और न्यूमेरिकल के बच्चों 2 वीडियो और बनेंगे इसके बाद, लगातार 2 वीडियो बनेंगे, क्योंकि मैं पूरी रेंज कवर करूंगा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस बहुत ढेर सारे हैं और काफी प्रॉब्लम होती है इसको सॉल्व करने में। ठीक है, इसलिए मैं अभी आपको सब लिखवा रहा हूं, उसको नोट कर लीजिए। फिर उसके बाद जो है आएंगे न्यूमेरिकल्स पे, एक एक तरीके के न्यूमेरिकल करते जाएंगे, देखिएगा किस तरीके से होते हैं। इस वीडियो के एंड में भी न्यूमेरिकल होंगे, इसके बाद 2 वीडियो और बनेंगे जिसमें सिर्फ न्यूमेरिकल और न्यूमेरिकल ही होंगे, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। ठीक है बच्चों, तो ये हमारी बात हो गई बच्चों, यहां पर ये बात हो गई हमारी कि हमारी जो है कितना हमारा जो है Q आया, ठीक है, और वो किस पे डिपेंड करता है। अब बच्चों एक जगह क्या होता है, ये हमारा हो गया कांस्टेंट प्रेशर पे, ये होता है कांस्टेंट वॉल्यूम पे। अब बच्चों सवाल यहाँ पे पैदा ये होता है कि अगर हमारे पास कोई भी ऐसा प्रोसेस हो जिसमें प्रेशर और वॉल्यूम जो है बच्चों कांस्टेंट ना हो, तो उसमें हम क्या करेंगे। ठीक है, तो हम उसमें क्या करेंगे, तो बच्चों उसमें हम C रखेंगे, केवल C रखेंगे। और देखिए उसको हम कैसे करेंगे, देखिए क्या होता है कि डेल्टा Q हमारा ये हो गया, और डेल्टा U बच्चों हो गया हमारा NCV डेल्टा T, इस तरीके से हो गया। तो बच्चों हम यहां पर क्या करेंगे, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का एक्सप्रेशन ऐसे लिखेंगे। ठीक है, ऐसे लिखेंगे डेल्टा Q प्लस डेल्टा U प्लस डेल्टा W, और बच्चों देखिए ऐसे करेंगे NC डेल्टा T बराबर NCV डेल्टा T प्लस W। मैंने इसकी बात कर दी, इसकी बात कर दी, W की अभी बात बाकी है, क्योंकि W ही हमारा सबसे बड़ा और सबसे ब्रॉड हमारा टॉपिक है, इसीलिए यानी W क्या है, वर्क डन। तो ये हमारे पास इस तरीके से आ गया, तो हम इस तरीके से इसको लिख लेंगे। अब बच्चों ये हो गया वो टर्म का एक्सप्रेशन जिसमें हमारा प्रेशर और वॉल्यूम दोनों कांस्टेंट नहीं है। अगर बच्चों हमारा क्या होता है, अगर हमारा यही टर्म जो है, यही टर्म हमारा जो है कांस्टेंट प्रेशर पे होगा, तो ये हमारा बदल जाएगा इस तरीके से NCP डेल्टा T बराबर NCV डेल्टा T प्लस W। और बच्चों अगर यही हमारा फंक्शन जो है कांस्टेंट वॉल्यूम पे होगा, तो NCV डेल्टा T बराबर NCV डेल्टा T प्लस W हो जाएगा। ठीक है, इसमें देखिए क्या होता है, ये हमारा क्या हो गया, जनरल फॉर्म हो गया। ठीक है, इसको बोलते हैं पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस, या चलिए हम लिखते हैं एनी प्रोसेस लिख दें, क्योंकि अभी कहानी इसकी बहुत लंबी है। ठीक है, एनी प्रोसेस हम इस तरीके से लिख सकते हैं। और बच्चों ये देखिए ये हमारा हो गया कांस्टेंट, ठीक है, कांस्टेंट प्रेशर पे ये फॉर्मूला लगेगा, और बच्चों ये लगेगा कांस्टेंट वॉल्यूम पे। ठीक है, कांस्टेंट वॉल्यूम पे ये फार्मूला हमारा लगेगा। ठीक है बच्चों, देखिए इसमें ये टर्म और ये टर्म हमारा कट जाता है और वर्क डन आ जाता है W। तो बच्चों कांस्टेंट वॉल्यूम पे जो होता है बच्चों, वो हमारा जो है वर्क डन 0 होता है। ये मैं आपको करवा चुका हूं जब मैं आपको वर्क डन पढ़ा रहा था। ठीक है बच्चों, तो ये पूरी हो गई कहानी हमारी हीट एब्जॉर्ब या रिलीज की। अब बच्चों आते हैं इसमें हम वर्क डन पे, और वही हमारा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और वही हमारा सबसे ज्यादा हमको करता है परेशान। ठीक है, वही हमको करता है सबसे ज्यादा परेशान। तो चलिए
बच्चों अब हम देखते हैं वर्क डन। और वर्क डन बताने से पहले जो है मैं आपको एक बात याद दिलाता हूं, उस बात को आप थोड़ा सा देख लीजिए। वो हमारी बात है जो है प्रोसेस के बारे में, ठीक है, प्रोसेस के बारे में। तो फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का हमारा एक्सप्रेशन हुआ Q इक्वल टू U प्लस W, हम ऐसे लिख सकते हैं इसको, लेकिन सही एक्सप्रेशन इसका है डेल्टा Q इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा W। और बच्चों या हम कहें dQ इक्वल टू du प्लस dW। ठीक है बच्चों, इसमें देखिए क्या होता है, हमारा जो है ये जो है हीट का सप्लाई होना, हीट का एब्जॉर्ब होना, हीट का रिलीज होना, इंटरनल एनर्जी का बढ़ना, वर्क डन होना, ये बच्चों एक चीज पे डिपेंड करता है, उसको हम कहते हैं थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। ठीक है, थर्मोडायनामिक, ठीक है, प्रोसेस। ठीक, अब बच्चों इसमें एक चीज है इंटरनल एनर्जी। ठीक है, इंटरनल एनर्जी, ठीक है, इंटरनल एनर्जी बच्चों प्रोसेस पे डिपेंड नहीं करती। ठीक है, प्रोसेस पे डिपेंड नहीं करती, कोई भी प्रोसेस हो उसके ऊपर डिपेंड नहीं करती, ऐसे नोट करिए, नहीं करती। लेकिन बच्चों इंटरनल एनर्जी हमारी डिपेंड करती है इनिशियल, ठीक है, इनिशियल एंड फाइनल स्टेट, हमारी इनिशियल एंड फाइनल स्टेट पे डिपेंड करती है इंटरनल एनर्जी। हम चाहे जैसे भी इसको ले जाए, वो जहां पहुंचेगा वहां पे इसका जो टेम्परेचर होगा उसके ऊपर डिपेंड करेगी। लेकिन बच्चों थर्मोडायनेमिक प्रोसेस में जो सबसे बड़ी बात होती है कि Q एंड W ऑलवेज डिपेंड ऑन, ठीक है, डिपेंड ऑन द प्रोसेस। ठीक है, प्रोसेस जो हम अप्लाई करते हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। ये हमारा जो होता है इंटरनल एनर्जी, ये हमारा डिपेंड करता है इनिशियल एंड फाइनल स्टेज पे। लेकिन हमारा जो होता है Q एंड W, ये हमारा प्रोसेस पे डिपेंड करता है। ठीक है, अब जैसे dQ कौन सा प्रोसेस है वो मैंने अभी आपको बता दिया कि कांस्टेंट प्रेशर पे हम जो है उसको प्रोसेस कर रहे हैं, कांस्टेंट वॉल्यूम पे कर रहे हैं उस पे हो गया, या किसी अदर पे कर रहे हैं तो भी हो गया। वो तीनों चीज मैंने आपको बता दी। बात अब आती है बच्चों कि हमारा जो है W किस तरीके से प्रोसेस पे डिपेंड करता है बच्चों, तो इसके बारे में मैं आपको बता चुका हूं, मैं रिवाइज करवा रहा हूं, ज्यादा कुछ यहाँ पे नहीं बताऊंगा क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। तो बच्चों देखिए हमारे पास जो है कितने तरीके के प्रोसेस मैंने आपको बताए और पढ़ाए हैं, और सब में एक बार वर्क डन निकलवाया है। और वर्क डन के मैंने टोटल 5 वीडियो इसीलिए बना रखे हैं। 5 वीडियो को देखिएगा, मैं यहाँ रिवाइज करवाता हूं, आप देखते जाइए ढंग से। ठीक है बच्चों, तो देखिए हमारे पास कौन कौन सा प्रोसेस था। सबसे पहले था हमारा आइसोबारिक प्रोसेस, आइसोबारिक प्रोसेस। ठीक है, उसके बाद बच्चों आया हमारा आइसोकोरिक प्रोसेस। ठीक है, आइसोकोरिक प्रोसेस। फिर बच्चों इंपॉर्टेंट आया, वो आया आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस। फिर आया बच्चों एडियाबैटिक प्रोसेस, एडियाबैटिक, ठीक है, प्रोसेस। ठीक, एडियाबैटिक प्रोसेस के बाद फिर बच्चों आया हमारा पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस। ठीक है बच्चों, और फिर उसके बाद बच्चों हमारा लास्ट में आया, वो आया साइक्लिक प्रोसेस। कुल मिलाकर के थर्मोडायनेमिक्स में हमारे इतने प्रोसेस हैं जो हम किसी गैसीय सिस्टम पे अप्लाई करते हैं, और इसी सारे प्रोसेस के थ्रू हम गैस का एक्सपेंशन करते हैं या गैस का कंप्रेशन करते हैं। ये क्या होता है, इसके सबके वीडियो बने हुए हैं वर्क डन के बारे में, वो मैं बता चुका हूं, आप उसको देख लीजिए। वर्क डन के टोटल मैंने 5 वीडियो बनाए ताकि आपको बात बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। ठीक है बच्चों, अब इसमें से एक एक जो है वो मैं जो है आपको दिखाता हूं। सबसे लास्ट में आएंगे साइक्लिक में, क्योंकि साइक्लिक में हमारे आते हैं ग्राफ वाले सवाल। ठीक है, साइक्लिक में आते हैं हमारे ग्राफ वाले सवाल, और ग्राफ वाले सवाल थर्मोडायनेमिक्स में भी बहुत जबरदस्त होते हैं और वही अधिकतर आते भी हैं। ठीक है, तो बच्चों चलिए स्टार्ट करते हैं हम आइसोबारिक प्रोसेस से। तो वर्क डन इन आइसोबारिक प्रोसेस, वर्क डन
इन आइसोबारिक प्रोसेस। ठीक है, आइसोबारिक प्रोसेस वो क्या था बच्चों, हमारा P डेल्टा V था। सबसे पहले यहीं से बात स्टार्ट हुई थी। ठीक है, P डेल्टा V था, वो हमारी यहां से बात स्टार्ट हुई थी। दूसरा बच्चों हुआ हमारा वर्क डन इन आइसोकोरिक प्रोसेस। ठीक है बच्चों, तो यहां पर हमारा होगा जो W होता है 0 होता है ऑलवेज, वर्क डन 0 होता है आइसोकोरिक प्रोसेस में। आइसोकोरिक प्रोसेस वो प्रोसेस होता है जिसमें चेंज इन वॉल्यूम हमारा जो है वो होता है पूरी तरीके से 0। तो वर्क डन का फॉर्मूला P इंटू डेल्टा V है, डेल्टा V 0 होता है तो P में 0, तो W बराबर हो जाता है हमारा 0। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, फिर आते हैं आगे। ठीक है बच्चों, यहां पर हमारी ये बात हो गई कंप्लीट इस तरीके से। अब बच्चों उसके बाद आता है आइसोथर्मल प्रोसेस, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोसेस ऑफ द थर्मोडायनेमिक चैप्टर। ठीक है, नोट करिए, वर्क डन, ठीक है, वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस। ठीक है, तो बच्चों वो था हमारा W = nRT log, ठीक है, nRT log V final अपॉन V इनिशियल। ये हमारा जो है इसका फॉर्मूला था, बेसिक फॉर्मूला। ठीक है बच्चों, बेसिक फॉर्मूला था। अब बच्चों क्या होता है कि आइसोथर्मल में हमारा टेम्परेचर जो होता है बच्चों वो कांस्टेंट होता है, और जब टेम्परेचर कांस्टेंट होता है तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं P1V1, ठीक है, P1V1 बराबर P2V2, इस तरीके से हम उसको लिख सकते हैं P2V2। ठीक है, या हम इसको इस तरीके से करें कि P इनिशियल V इनिशियल बराबर P फाइनल V फाइनल, ये हो गया, यानी कि P इनिशियल अपॉन P फाइनल बराबर क्या हुआ, हमारा हो गया V फाइनल बटे V इनिशियल। ये देखिए हमारे पास आ गया, तो हमने लिखा है V फाइनल बटे V इनिशियल, तो इसकी जगह हम ये भी लिख सकते हैं। तो यहां पर एक फार्मूला हमारा और निकलता है, वो हमारा आता है इस तरीके से कि हमारा ये आ गया P इनिशियल बटे P फाइनल, या तो ये होगा या ये होगा। अब बच्चों यहां पर देखिए टेम्परेचर को हम इनिशियल भी लिख सकते हैं और फाइनल भी लिख सकते हैं, दोनों करेंगे। तो जब आपको सवाल कराऊंगा तो आप देखिएगा कि हमारा क्या होता है इसमें, जो भी इनिशियली लिखेंगे। चलिए हटाइए, इनिशियली लिखेंगे क्योंकि हमारा टेम्परेचर इसमें चेंज नहीं होता, टेम्परेचर जो रहता है वही रहता है। तो इनिशियल जो टेम्परेचर था वही फाइनल रहेगा, तो इनिशियल लिखेंगे। अब बच्चों एक होता है हमारे पास गैसियस आइडियल गैस इक्वेशन। ठीक है, आइडियल गैस इक्वेशन होता है, तो देखिए क्या होता है वो हमारा आइडियल गैस इक्वेशन। आइडियल गैस इक्वेशन हमारे पास होती है आइडियल गैस इक्वेशन। आइडियल गैस इक्वेशन होता है PV बराबर nRT। अगर हम इसको आइसोथर्मल में लगाएं तो हम बच्चों इस तरीके से लिख सकते हैं P1V1 बराबर nRT1 है, और 1 की जगह हम लिख सकते हैं इनिशियल, इसको लिख सकते हैं इनिशियल, और T को भी इनिशियल लिख सकते हैं। और बच्चों चूंकि हमारा P इनिशियल V इनिशियल बराबर P फाइनल V फाइनल होता है, तो बच्चों क्या हुआ, यहां पर क्या होगा कि P फाइनल V फाइनल बराबर nRT इनिशियल, यही हो जाएगा। मतलब चाहे हम ये लिखें चाहे ये लिखें, तो हमने यह कर दिया। अब बच्चों कई बार होता है कि हमको टेम्परेचर नहीं दिया होता है, तो उस कंडीशन में हमारा वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस हो जाता है, वो हो जाता है बच्चों P इनिशियल V इनिशियल लॉग, ठीक है, लॉग V फाइनल बटे V इनिशियल, या हम इस तरीके से भी इसको लिख सकते हैं P फाइनल V फाइनल लॉग, ठीक है, V फाइनल बटे V इनिशियल। मतलब इसको कन्वर्ट करना है और कुछ नहीं है, इन फॉर्मुलेस को यूज करके हमको कन्वर्ट करना है। तो ये वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस होता है, इसको हम यूज कर लेंगे। ठीक है बच्चों, अब चलिए बच्चों करते हैं लास्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट, वो है एडियाबैटिक प्रोसेस। इसको भी नोट कर लीजिए, फिर स्टार्ट करते हैं इसके सवाल। ठीक है, फिर स्टार्ट करते हैं बच्चों इसके सवाल। तो देखिए बच्चों हमारा क्या है, बच्चों हमारे क्या हुआ, नोट करिए, वर्क डन इन एडियाबैटिक प्रोसेस। ठीक है,
एडियाबैटिक प्रोसेस। इस तरीके से आ गया बच्चों। तो देखिए क्या होगा, वर्क डन इन एडियाबैटिक प्रोसेस के हमारे पास सिर्फ दो फॉर्मूले हैं, उसको नोट कर लीजिए। एक होता है NR अपॉन गामा -1 T इनिशियल माइनस T फाइनल, ठीक है। और दूसरा बच्चों होता है हमारा NR अपॉन गामा -1, ठीक है। NR नहीं होता उसमें, NRT, हाँ। W इक्वल टू P1V1 माइनस P2V2 डिवाइडेड बाई गामा -1, या इसको हम इस तरीके से भी लिखें, P इनिशियल V इनिशियल माइनस P फाइनल V फाइनल डिवाइडेड बाई गामा -1। ये हो गया बच्चों हमारा W। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा जो हो गया वर्क डन इन एडियाबैटिक प्रोसेस। ठीक, अब देखिए बच्चों हमारा बचा पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस और जो है पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस, या हमारा बचा साइक्लिक प्रोसेस। और दोनों इंपॉर्टेंट है। देखिए क्या होता है पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस का बच्चों फार्मूला होता है PV की पावर x इक्वल टू कॉन्स्टेंट। यहां पर x बच्चों हमारा कुछ भी हो सकता है, ठीक है। ये जो है कांस्टेंट, ये हमारा x कुछ भी हो सकता है। x को हम कहते हैं पॉलीट्रॉपिक इंडेक्स, ठीक है। ये सब मैं आपको बता चुका हूं पिछले वर्क डन नॉलेज में, मैं रिवाइज कर रहा हूं ताकि आपको दिक्कत ना हो, ठीक है। अब देखिए यहां पर वर्क डन होता है बच्चों, वो होता है इस तरीके से होता है NR अपॉन x -1 T इनिशियल माइनस T फाइनल। इसको नोट कर लीजिए, T इनिशियल माइनस T फाइनल, ठीक है। और बच्चों वर्क डन होता है यहां पर, वो होता है P इनिशियल V इनिशियल माइनस P फाइनल V फाइनल अपॉन x -1। जहां पे जिसकी जरूरत होगी वहां पे हम उसको नोट कर लेंगे। लास्ट आता है बच्चों हमारा साइक्लिक प्रोसेस। तो बच्चों साइक्लिक प्रोसेस क्या होता है, चलिए उसको देखते हैं। तो साइक्लिक प्रोसेस बच्चों, साइक्लिक प्रोसेस में क्या होता है कि हमारे आ जाते हैं ग्राफ वाले क्वेश्चन। साइक्लिक प्रोसेस में हमारे आ जाते हैं ग्राफ वाले क्वेश्चन। देखिए किस तरीके से ग्राफ वाले क्वेश्चन आते हैं। क्या हुआ बच्चों, ये हमारे पास हमको इस तरीके का जो है एक्सिस दे रखा होगा, इधर वॉल्यूम दिया होगा अधिकतर, इधर हमको प्रेशर दिया होगा ऐसे, और कुछ इस टाइप का हमारे पास एक जो है प्रोसेस बना होगा, ठीक है। इसमें लिखा होगा A B C D, A से B गए, B से C गए, C से D गए, और फिर से वापस से D से ऐसे आ गए, ठीक है बच्चों। तो ये हमारा पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस है, सॉरी साइक्लिक प्रोसेस इस तरीके से दे सकता है। अब बच्चों हमको क्या लिखा होगा देख लीजिए, हमको हमारे पास ऐसे लिखा होगा प्रोसेस A से B, प्रोसेस B से C, प्रोसेस C से D, प्रोसेस D से A, इस टाइप से दे रखा होगा। हो सकता है बच्चों ये आइसोथर्मल हो, ठीक है, हो सकता है ये एडियाबैटिक हो, ठीक है, हो सकता है ये आइसोकोरिक हो, ठीक है, हो सकता है ये आइसोबारिक हो, मतलब कोई भी हो सकता है। मैंने एक सिंबॉलिक फॉर्म में बनाया है। इस टाइप से बहुत से प्रोसेस बनते हैं। कई बार ऐसा होता है कि इधर से ऐसे गया, उधर से ऐसे आ गया, ये इनिशियल A है, ये फाइनल है B, ठीक है, लौट के आ गया, ऐसे गया, ऐसे आ गया। कई बार हमारा ऐसे बना होता है कि ऐसे 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 गया, और A यहां लिखा है, B यहां लिखा है, C यहां गया है, तो हमारे पास ऐसे आ गया। इस टाइप से न जाने कितने वो जो है क्लोज लूप बनाएंगे और आपसे इसमें क्वेश्चन पूछेंगे, ठीक है बच्चों। तो इसमें भी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का ही फॉर्मूला लगेगा, Q बराबर U प्लस W। लेकिन यहां पर बच्चों कहानी आती है W की, क्योंकि Q आप निकाल लोगे और U निकाल लोगे, लेकिन W का हमारा हर प्रोसेस में जो है कहानी अलग हो जाती है बच्चों। तो W निकालने के बच्चों यहाँ पे दो कहानी होती है। एक पहले तो हम निकालते हैं W निकालते हैं, वो निकालते हैं एरिया ऑफ लूप। ये लूप हमारा जैसा बना हो उसका एरिया निकाल देंगे, हमारा वर्क डन आ जाएगा। बात नंबर 1, ठीक है। बात नंबर 2 हमारी क्या होती है कि W जैसे हम लिखें W A B C D A, ये साइक्लिक प्रोसेस हो गया A B C D A। तो इसमें जो वर्क डन निकलता है वो होता है वर्क डन इन प्रोसेस A B प्लस वर्क डन इन प्रोसेस B C प्लस वर्क डन इन प्रोसेस C D और प्लस वर्क डन इन प्रोसेस DA। इस तरीके से हर एक प्रोसेस का हम वर्क डन निकाल के जोड़ देंगे तो हमारा जो है निकल आएगा वर्क डन इन साइक्लिक प्रोसेस, ठीक है बच्चों। इसके बाद जो कहानी आती है वो ये आती है कि ये वर्क डन हमारा निगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा।
तो बच्चों अगर हम जोड़ के निकालेंगे तो नेगेटिव पॉजिटिव अपने आप आ जाएगा, लेकिन हमको देख के बताना है। तो हमको ये देखना होगा ये हमारा जो है क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज। तो देखिए इसमें क्लॉकवाइज है, ठीक है। तो अगर हमारा प्रोसेस जो है प्रोसेस क्लॉकवाइज हो, प्रोसेस हमारा क्लॉकवाइज हो, तो ये बच्चों वर्क डन हमारा पॉजिटिव होगा। और यदि हमारा प्रोसेस एंटी क्लॉकवाइज हो, अगर हमारा प्रोसेस एंटी क्लॉकवाइज हो तो हमारा वर्क डन होएगा निगेटिव। ये बात हमको ध्यान में रखनी है। और बच्चों यहां पर आकर के हमारा जो थ्योरी होती है वो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की कंप्लीट होती है। अब बच्चों हमको स्टार्ट करने हैं इसके न्यूमेरिकल्स, ठीक है बच्चों। तो देखिए मैंने अभी तक आपको जो जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ाया था, उसके बाद आज तक मैंने मेहनत करी है सिर्फ आपको इसलिए कि आपको मैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बहुत अच्छी तरीके से समझा सकूं और आप उसके सारे क्वेश्चन कर सके, ठीक है। मेरा यही टारगेट था, इसीलिए मैं इतने ढेर सारे वीडियो बनाया, हर एक प्रोसेस को डिटेल में समझाया। और अभी मैं आपको क्वेश्चन करवाऊंगा, क्वेश्चन न्यूमेरिकल्स करवाऊंगा। न्यूमेरिकल्स के बच्चों थोड़े इसके बाद, इस वाले वीडियो के बाद 2 वीडियो और बनेंगे। इसमें मैं न्यूमेरिकल स्टार्ट कर रहा हूं, न्यूमेरिकल्स हमारे हल्के होंगे, साधारण होंगे। इसमें से एक वीडियो होगा जिसमें मैं सिर्फ आपको ग्राफ वाले क्वेश्चन करवाऊंगा। इसके बाद जस्ट जो वीडियो आएगा उसमें सिर्फ आपको मैं ग्राफ वाले वीडियो करवाऊंगा, जिसमें हमारे इस टाइप के ग्राफ होंगे और तरह तरह के ग्राफ बना के देते हैं। आईटी में भी आ चुका है, नीट में भी आ चुका है और कई तरीके से आता है जो परेशान करता है, ठीक है बच्चों। ये मेरा पूरा पर्पस था, इसीलिए मैंने इसको इस तरीके से डिजाइन किया। और मैं आपसे एक बात बता रहा हूं, इसको देख लीजिएगा कि इस वीडियो को देखने से पहले या थर्मोडायनेमिक्स की पूरी प्लेलिस्ट देखने से पहले मैंने एक वीडियो बनाया है जिसका नंबर है थर्मोडायनेमिक्स 00। उसको जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि उसमें मैंने बताया कि आपको थर्मोडायनेमिक्स पढ़नी कैसे है, किस सीक्वेंस में पढ़नी है, तभी आपको बात समझ में आएगी, ठीक है। काफी दिक्कत होती है के क्वेश्चन सॉल्व करने में, मुझे पता है, तभी मैंने इसको इस तरीके से डिजाइन किया है बच्चों। तो यहाँ पे आकर के मेरी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की थ्योरी पूरी कंप्लीट होती है, जो पिछले 7-8 वीडियो से मैं आपको लगातार समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तो बच्चों चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम न्यूमेरिकल। तो देखते हैं कि पहला न्यूमेरिकल हमारा क्या है। तो बच्चों ये देखिए, ये हमारा पहला क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के कंसेप्ट पे बेस है। तो देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन ये है, ए गैस इज कंप्रेस्ड एट ए कांस्टेंट प्रेशर ऑफ 50 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर फ्रॉम ए वॉल्यूम ऑफ 10 मीटर क्यूब टू 4 मीटर क्यूब। एनर्जी ऑफ 100 जूल देन एडेड टू द गैस बाय हीटिंग इट्स इंटरनल एनर्जी इज फाइनली, ठीक है। क्या होगा बच्चों, यहां पर देखिए क्या है कि एक गैस हमारी है वो कंप्रेस की जा रही है, ठीक है। कंप्रेस की जा रही है 10 मीटर क्यूब से 4 मीटर क्यूब के वॉल्यूम तक, ठीक है। और फिर उसके बाद हम उसमें 100 जूल की एनर्जी दे रहे हैं, ठीक है। तो हमारा जो है गैस की इंटरनल एनर्जी फाइनली क्या हो जाएगी, ये हमको निकालना है। और ऑप्शन हमको दे रखे हैं, ये इंक्रीज बाय 400 जूल, इंक्रीज बाय 200 जूल, इंक्रीज बाय 100 जूल, डिक्रीज बाय 200, ठीक है बच्चों। अब देखिए मैंने आपको पूरे उसमें ये बताया कि हम गैस में क्या करते हैं। गैस में हम सिर्फ कंप्रेशन और एक्सपेंशन ही कर सकते हैं, ठीक है, और उसको हीट दे सकते हैं। बच्चों क्या हुआ, यहां पर क्या है कि हमारा हो रहा है कंप्रेशन, ठीक है। यहां पर हमारा कंप्रेशन जो हो रहा है वो हो रहा है, कहां से हो रहा है, 10 मीटर क्यूब के वॉल्यूम से 4 मीटर क्यूब के वॉल्यूम पर हो रहा है, ठीक है बच्चों। ये हमारा हो गया V1 और ये हो गया बच्चों हमारा V2। अब देखिए फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमसे क्या कहता है, हमसे कहता है डेल्टा Q इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल W, ठीक है, प्लस हमारा W। ये हमारे पास इस तरीके से आ रहा है। अब देखिए हमारा जो है डेल्टा U हमको निकालना है कि हमारा जो है ये हमारा कितना हो रहा है, ठीक है। W और Q यदि हमें पता हो तो हम बड़े आराम से डेल्टा U निकाल सकते हैं, ठीक। अब देखिए बच्चों डेल्टा Q हमारा 100 जूल है, हमने 100 जूल की एनर्जी इसको दी। तो बच्चों देखिए हमारा यहाँ पर दे रखा है डेल्टा Q, बच्चों ये हमारा क्या है प्लस 100 जूल है, ठीक है। 100 जूल की हमने एनर्जी दी। डेल्टा U हमको फाइंड आउट करना है, तो डेल्टा U बच्चों हमने फाइंड आउट किया इस तरीके से, और W बच्चों हम कैलकुलेट करेंगे, ठीक है बच्चों। तो देखिए बच्चों यहाँ पर क्या कांस्टेंट प्रेशर दे रखा है, कांस्टेंट प्रेशर 50 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर पे हम गैस को कंप्रेस कर रहे हैं, ठीक है, गैस को कंप्रेस कर रहे हैं। तो बच्चों जैसा मैंने आपको पूरा कंसेप्ट बता रखा है, वर्क डन एट
कांस्टेंट प्रेशर। कांस्टेंट प्रेशर बच्चों क्या होता है, ठीक है, कांस्टेंट प्रेशर वो बच्चों होता है P इंटू डेल्टा V, यानी कि P इंटू V2 माइनस V1। ये है हमारा P इंटू V2 माइनस V1 ये होगा, ठीक है, V2 माइनस V1 ये होगा बच्चों। अब देखिए हम इसकी वैल्यू रखते हैं। P हमारा देखा 50 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, तो बच्चों ये हो गया 50। V2 है बच्चों हमारा 4, ठीक है, और -10 इस तरीके से आ गया बच्चों। तो हमारा टोटल ओवर आ रहा है 50 इंटू -6, ठीक है, तो ये बच्चों हो गया -300 जूल, ठीक है, ये हमारा आया वर्क डन। मैंने आपको जब वर्क डन पढ़ाया था तो वर्क डन में मैंने आपको बताया था जब कभी भी हम गैस को कंप्रेस करेंगे तो हमारा वर्क डन निगेटिव होगा, और देखिए यहां अपने आप निगेटिव आ रहा है, ठीक है। तो बच्चों हम यहाँ W नोट कर लेते हैं, वो हमारा हो गया -300 जूल, ठीक है। अब देखिए ये तीनों वैल्यूज हैं, इसको हम इस इक्वेशन में रखेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में, और हमारा जो है जो आंसर आ जाएगा बच्चों, ठीक है। तो देखिए क्या हुआ, ठीक, देखिए क्या हुआ बच्चों, यहां पर देखिए डेल्टा Q हमारा है +100, डेल्टा U हमको फाइंड आउट करना है, और W है माइनस हमारा -300, ठीक है। तो बच्चों W क्या, डेल्टा U क्या हो गया, वो हो गया 100 प्लस 300, यानी कि ओवरऑल आ गया बच्चों 400 जूल डेल्टा U। अब बच्चों देखिए पॉजिटिव आया है, तो क्या हुआ कि हमारा जो इंटरनल एनर्जी जो कि डेल्टा U है वो हमारी इंक्रीज हो जाएगी, मतलब इंक्रीज्ड बाई और वो हो जाएगा 400 जूल, ये होगा इसका आंसर। ऑप्शन देखते हैं, तो बच्चों पहला ही वाला हमारा मिल जा रहा है इंक्रीज बाई 400 जूल, तो ये बच्चों इसका ऑप्शन हो गया, ठीक है बच्चों। देखिए बच्चों मैंने अभी जो है न्यूमेरिकल स्टार्ट किए हैं, ठीक, न्यूमेरिकल स्टार्ट किए हैं, और थर्मोडायनेमिक्स में के कंसेप्ट में वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस होते हैं, वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस होते हैं बच्चों। एक वीडियो में इसको कवर कर पाना संभव नहीं है, तो बच्चों इस वीडियो में और इसके बाद 2 वीडियो में और बना रहा हूं जिसमें सिर्फ और सिर्फ हमारे न्यूमेरिकल होंगे। अगर आप अपना कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग करना चाहते हो तो सारे न्यूमेरिकल्स के वीडियो देख लीजिएगा, ठीक है बच्चों। तो बच्चों ये हमारा पहला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब हम करते हैं अगला क्वेश्चन, तो देखते हैं कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। बच्चों ये हमारा अगला क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन बच्चों साइक्लिक प्रोसेस का है। सबसे पहले क्वेश्चन देखिए क्या है, फिर देखते हैं सोल्यूशन क्या होगा इसका। ए क्लोज सिस्टम अंडरगोज ए चेंज ऑफ स्टेट बाय प्रोसेस 1 से 2 फॉर विच द Q12 is equal to 10 joule and W12 is equal to -15 joule. The system now return to its initial state 2 to 1 by a different path for which Q21 is equal to -3 joule and work done by the gas in 2 to 1, प्रोसेस 2 to 1 ये होगा, ठीक है बच्चों। तो बच्चों देखिए हो क्या रहा है इस क्वेश्चन में हो रहा है कि जैसे हमारे पास कोई प्रोसेस है, ये 1 है, ये हमारे पास 2 है, ठीक है। तो पहले गैस को जो है एक्सपेंशन या कंप्रेशन कुछ भी किया गया, 1 से 2 तक ये गया इस पाथ से, और फिर बच्चों 2 से 1 पे आया इस पाथ से, अलग अलग पाथ से, ये पाथ 1 हो गया, ये पाथ सेकेंड हो गया। तो बच्चों जब कोई भी हमारा प्रोसेस वापस उसी स्टेज पे आता है तो बच्चों वो हमारा कहलाता है साइक्लिक प्रोसेस, ठीक है, साइक्लिक प्रोसेस वो हमारा कहलाता है। अब बच्चों मैं आपको बता चुका हूं वर्क डन में साइक्लिक प्रोसेस, वर्क डन इन साइक्लिक प्रोसेस के कंसेप्ट पे मैंने आपको बहुत अच्छी तरीके से बताया है कि हमारा जो होता है चेंज इन इंटरनल एनर्जी साइक्लिक प्रोसेस में 0 होता है, ठीक है। चेंज इन इंटरनल एनर्जी हमारा साइक्लिक प्रोसेस में 0 होता है, इस बात को आप गांठ बांध करके रख लीजिए, ठीक है। अब बच्चों हमको क्या करना है, हमको देखिए क्या करना है, हमको निकालना है इस साइक्लिक प्रोसेस में बच्चों वर्क डन हमारा क्या हुआ जब हमारा जो है प्रोसेस हमारा 2 से 1 पर वापस रिटर्न होता है, ठीक है। पहले 1 से 2 गया तो इसने एक हीट ली, और उसके बाद जो है ये जो हमारा यहाँ पे रिटर्न आया, फिर उसके बाद जो है वापस इधर आया, तो देखिए इधर कुछ हीट एब्जॉर्ब हुई, इधर कुछ W हुआ बच्चों, जब ये वापस आया तो इधर कुछ हीट एब्जॉर्ब हुई और इधर भी कुछ W हुआ, तो इधर होगा Q12 क्योंकि 1 से 2 गया, इधर हुआ W12, अब इधर 2-1 हुआ और इधर बच्चों 2-1 हुआ। तो हमको ये निकालना है कि हमारा जो है जब रिटर्न आया तो वर्क डन बच्चों हमारे पास कैसे आया, ठीक है बच्चों। अब देखिए हम क्या करेंगे, इस साइक्लिक प्रोसेस पे लगाएंगे, इस साइक्लिक प्रोसेस पे बच्चों हम लगाएंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो देखिए हमारा क्या हो जाएगा, वो ये हो जाएगा Q
इज इक्वल टू U प्लस W, इस तरीके से हो जाएगा। अब बच्चों देखिए क्या हुआ, हमारा जो है Q कितना होगा, Q होगा Q 1 से 2 प्लस Q 2 से 1, दोनों जुड़ गया आपस में बराबर। ठीक है, हम इसको लिख सकते हैं U 1 से 2 प्लस U 2 से 1 प्लस W 1 से 2 प्लस W 2 से 1। ये हमारा इस तरीके से क्या हुआ कि टोटल साइक्लिक प्रोसेस को हमने तोड़ के यहाँ पे लिख दिया। जितना हमारा हीट का एक्सचेंज इधर से हुआ उतना इधर से वापस आ गया, और बच्चों जितना वर्क इधर से हुआ इधर से वापस वर्क हुआ, फिर जितना इधर हमारी हीट गई इंटरनल एनर्जी में चेंज हुआ उतना ही इधर हुआ। बच्चों यहाँ पर एक चीज है कि हमारा डेल्टा U 0 होगा, मतलब क्या होता है कि U12 इज इक्वल टू माइनस U21 होगा। ठीक है, इस तरीके से बात आप ये देख लीजिए, इस तरीके से ये आएगा। अब बच्चों देखिए यहाँ पे क्या हुआ, Q12 हमको दे रखा है 10 जूल, हम यहाँ लिख देंगे 10 जूल प्लस Q21 कितना है बच्चों, Q21 है -3 जूल, तो देखिए हमने प्लस लिखा -3 जूल, इस तरीके से हो गया बराबर। बच्चों ये हो जाएगा हमारा 0, या हम ऐसे लिखते हैं, देखिए U12 इक्वल टू माइनस U21 है, तो माइनस U21 प्लस -21 प्लस, ठीक है, W12 हमको दे रखा है -15 जूल, तो ये आ गया हमारा बच्चों -15 जूल, इस तरीके से। ठीक है, और प्लस बच्चों यहां पर आ रहा है -15 जूल, ऐसे आ गया। ठीक है, -15 लिख दें प्लस W21, ये हमको निकालना है। ठीक है बच्चों, देखिए ये हमको निकालना है, ये हमारा इस तरीके से पूरा इसका जो है आंसर आ जाएगा। तो बच्चों देखिए यहाँ पे क्या हुआ, ये हमारा आ गया, ये हमारा हो गया 10 में से 3 गया तो आया 7 बराबर। ठीक है, 10 में से 3 गया आया 7। बच्चों ये देखिए कट गया, ये हो गया 0 -15 प्लस W21, इस तरीके से आया। बच्चों W21 जो आ रहा है वो यहां आ जाएगा, जुड़ जाएगा इसमें 7 प्लस 15, तो बच्चों ये आ रहा है 22 जूल का वर्क हमारा बच्चों हमको यहाँ पर करना पड़ेगा या मिलेगा, जैसी कंडीशन हमको दी हुई। ठीक है बच्चों, तो ये इसका बच्चों फाइनल आंसर हुआ, ये इसका बच्चों फाइनल आंसर हुआ। ठीक है बच्चों, बहुत ही इजी क्वेश्चन था। देखिए साइक्लिक प्रोसेस में हम जो है थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट रूल लगा सकते हैं इस तरीके से पूरे साइकिल से। ठीक है बच्चों, ये हुआ इसका आंसर। तो बच्चों देखिए ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब बच्चों हम करते हैं अगला क्वेश्चन, तो देखते हैं कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। बच्चों ये हमारा अगला क्वेश्चन है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मेरा जो 5वां वीडियो है वर्क डन इन थर्मोडायनेमिक्स प्रोसेस का, ठीक है, जिसमें मैंने आपको बता रखा है कि वर्क डन इन पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस, ठीक है, उसमें मैंने इसका कंसेप्ट आपको बताया है, लेकिन मैं जानता हूं कि भूल जाता है, इसलिए आप थोड़ा बहुत आपको भूल गया होगा। मैं रिवाइज करवाता हूं, फिर देखिए क्वेश्चन कैसे होगा। क्वेश्चन ये है, स्टार्टिंग फ्रॉम सेम इनिशियल कंडीशन एन आइडियल गैस इज एक्सपेंडेड फ्रॉम वॉल्यूम V1 to V2 इन 3 डिफरेंट वेज। ठीक है, द वर्क डन बाय द गैस इज W1 इफ द प्रोसेस इज आइसोथर्मल, W2 if the process is isobaric, and W3 if the process is adiabatic. Then which of the following statement is correct? ये हमको 3 स्टेटमेंट दे रखे हैं। हमको ये कह रखा है कि हमारा जो है गैस है वो 3 डिफरेंट वेज से वॉल्यूम V1 से V2 तक एक्सपेंड होता है। पहला आइसोथर्मल है, फिर आइसोबारिक है और फिर हमारा एडियाबैटिक है। तो हमारा जो है W1, W3, W2 में हमारा क्या रिलेशनशिप होगा। ठीक है बच्चों, तो बच्चों क्वेश्चन में जो हमको दे रखा है पहले वो हम लिखते हैं, फिर आपको बताता हूं कि पूछ क्या रहे हैं और होगा कैसे। ठीक है बच्चों, देखिए हमारे पास एक गैस है जिसका हो रहा है एक्सपेंशन। ठीक है, जिसका एक्सपेंशन हो रहा है V1 से V2 पे। ठीक है, अब देखिए W1 वर्क हो रहा है जब हम आइसोथर्मल प्रोसेस ले रहे हैं। W2 हमारा हो रहा है जब बच्चों हम ले रहे हैं आइसोबारिक प्रोसेस। ठीक है, और W3 हो रहा है बच्चों जब हम ले रहे हैं एडियाबैटिक प्रोसेस। ठीक है, एडियाबैटिक प्रोसेस। बच्चों मैंने आपको वर्क डन वाले वीडियो में बताया था, वो ये होता है कि वर्क डन इन आइसोबारिक इज ग्रेटर देन वर्क डन इन आइसोथर्मल। ठीक है, वर्क डन इन आइसोथर्मल और इज ग्रेटर देन वर्क डन इन एडियाबैटिक। ठीक है, एडियाबैटिक। ठीक है, और इसमें बच्चों एक और था, इसके बाद भी एक था आइसोपोरिक प्रोसेस,
तो वर्क डन इन आइसोकोरिक प्रोसेस इस टाइप से था। ठीक है बच्चों, अब देखिए अगर इसको देखा जाए तो आइसोबारिक वाला है हमारा W2, ठीक है, और आइसोथर्मल वाला है हमारा W1, ठीक है, और बच्चों आइसो एडियाबैटिक है W3। तो आंसर बच्चों होगा इसका W2 इज ग्रेटर देन W1, ठीक है, इज ग्रेटर देन W3, ये वाला होगा। ठीक है बच्चों, ये वाला होगा। अब बच्चों आपके दिमाग में बात आनी चाहिए कि ये बड़े क्यों होंगे, किस हिसाब से होंगे। तो चलिए मैं आपको वो बता देता हूं कि किस हिसाब से ये हमारा कंसेप्ट लगता है। ठीक है बच्चों, तो अगर आपको ध्यान हो तो वर्क डन जो आया था हमारा, वर्क डन, ठीक है, वो था एरिया अंडर पीवी कर्व, पीवी कर्व एंड वॉल्यूम एक्सिस। ठीक है, वॉल्यूम एक्सिस इस टाइप का था। जैसे सपोज करिए हमारे पास इस टाइप का एक प्रोसेस है, तो इसके नीचे का हम एरिया लेते थे इस तरीके से, वो हमारा एरिया हमने कैलकुलेट कर लिया, तो वो बच्चों हमारा आता था वर्क डन। आपको याद होगा शायद कि मतलब किसी भी प्रोसेस में इधर प्रेशर होता था, इधर वॉल्यूम होता था। अब बच्चों हम आइसोथर्मल, आइसोबारिक और एडियाबैटिक तीनों का ग्राफ बना के आपको दिखाना है कि इसका जो है सीक्वेंस हमारा कैसे बनता है। फिर आपसे इस टॉपिक पे कोई भी क्वेश्चन आएगा, कौन ग्रेटर देन है, कौन लेस देन है, आप कर लोगे, घुमा के कैसे भी दे सकते हैं। तो बच्चों देखिए क्या हुआ, ये हमारे पास पीवी, ये हमारे पास इस तरीके से पीवी ग्राफ है। ठीक है, तो पहला बनाते हैं बच्चों आइसोबारिक। ठीक है, देखिए आइसोबारिक में क्या होता है, प्रेशर कांस्टेंट होता है। सपोज करिए यहां पे वॉल्यूम V1 है और यहां पे वॉल्यूम हमारा V2 है। इस तरीके से प्रेशर यहां पे कांस्टेंट है बच्चों, तो देखिए क्या हुआ कि प्रोसेस हमारा ऐसे जाएगा, V1 से V2 तक एक्सपेंशन हो गया इस तरीके से, ये हमारा हो गया प्रोसेस। और यहां पर देखिए वर्क हमारा हो रहा है W2 हो रहा है। अब बच्चों उसके बाद है आइसोथर्मल। आइसोथर्मल का कर्व बच्चों ऐसे होता है। ठीक है, वॉल्यूम यहां पे देखिए V1 है और यहां पे V2 हो गया बच्चों, वॉल्यूम यहां पे इस तरीके से। अब देखिए ये जो हमारा कर्व है, इसके नीचे का एरिया हमारा वर्क डन देगा, और ये हमको दे रखा है W1। बच्चों एडियाबैटिक और स्टीप होता है, नीचे आता है इस तरीके से। ठीक है, तो बच्चों देखिए ये वॉल्यूम V1, ये वॉल्यूम V2 हमारा यहाँ पे आ गया इस तरीके से। ठीक है, और बच्चों ये हमारा हो गया इस तरीके से W3 जो हमको दे रखा है। ये देखिए पहला वाला है हमारा आइसोबारिक। ठीक है, दूसरा वाला कर्व है बच्चों हमारा आइसोथर्मल, और तीसरा वाला बच्चों कर्व है हमारा एडियाबैटिक प्रोसेस का। अब बच्चों क्या हमारा वर्क डन का होता है, वो ये होता है कि जो हमारा एरिया अंडर कर्व होगा, वो देखिए वो हमारा जो है हमको वर्क डन देगा। अब बच्चों देखिए यहां पर देखिए W2 के नीचे जितना एरिया आएगा, इतना एरिया आएगा, ये सबसे बड़ा है। W1 ग्राफ ये है, इसके नीचे जो एरिया आएगा वो इसमें, ये बीच में आ रहा है, और W3 बच्चों ये है, तो इसके अंदर जो एरिया आएगा वो हमारा सबसे कम आएगा। तो क्लियरली यहां से देखने से पता लग रहा है कि W2 इज ग्रेटर देन W1 इज ग्रेटर देन W3। बच्चों ये हमारा सीक्वेंस होगा। और बच्चों देखिए वर्क डन इन आइसोबारिक प्रोसेस इज ग्रेटर देन वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस इज ग्रेटर देन वर्क डन इन एडियाबैटिक प्रोसेस। ये हमारा सीक्वेंस बनेगा और हमारा आंसर होगा ये पहला वाला। ठीक है, ये हमारा आंसर होगा पहला वाला। तो बच्चों ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, और इसी कंसेप्ट पे जो है कई तरीके से घुमा करके क्वेश्चन बना सकते हैं, जितने चाहो उतने क्वेश्चन बन जाएंगे अलग अलग तरीके से। कभी इसमें गैस का टाइप दे देगा कि हमारा मोनोएटॉमिक है, डायटॉमिक है, हीलियम है, हाइड्रोजन है या ओजोन है, ठीक है, या कुछ और दे देगा। लेकिन आपका कंसेप्ट क्लियर है और यदि अप्लाई कर लोगे तो कैसा भी घुमा क्वेश्चन दे तो आपसे गलती नहीं होगी। ठीक है बच्चों, तो बच्चों ये हमारा क्वेश्चन ये कंप्लीट हुआ। बच्चों अब चलिए बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन। ठीक है, आगे के क्वेश्चन पे, और देखते हैं कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन मैं उठा रहा हूं जो कि IIT में आया हुआ है। ठीक है बच्चों, ये देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन हमारा IIT 98 में आ चुका है। और बच्चों बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है। अब मैं आपको इंटरनल एनर्जी कैसे निकालते हैं वो बताने जा रहा हूं, और डिग्री ऑफ फ्रीडम की कहानी समझाने जा रहा हूं प्रैक्टिकली। वैसे मैंने बता रखा है, लेकिन न्यूमेरिकल पहला करवा रहा हूं उसका। ठीक है बच्चों, तो देखिए क्या हुआ, क्वेश्चन ये था 1 मोल ऑफ मोनोएटॉमिक गैस इज हीटेड एट कांस्टेंट प्रेशर ऑफ 1 एटमॉस्फेयर
from 0 degree K to 100 degree K. If the gas constant is equal to 8.31 joule per mole per Kelvin, then change in internal energy of gas. ठीक है बच्चों, ये देखिए इसमें क्या करना है हमको, जो है हम एक मोनो एटॉमिक गैस को हीट कर रहे हैं, ठीक है, कांस्टेंट प्रेशर पे हीट कर रहे हैं, ठीक। अब बच्चों जो है 0 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री के तक कर रहे हैं, 0 के से 100 के तक कर रहे हैं। तो बच्चों हमको बताना है कि गैस की इंटरनल एनर्जी में हमारा चेंज कितना आएगा। ठीक है बच्चों, अगर आपको इंटरनल एनर्जी का कंसेप्ट पूरा क्लियर है और आपने मेरा वीडियो इंटरनल एनर्जी का देखा है बच्चों, तो उसमें एक बात आपको बहुत अच्छी तरीके से बता दी मैंने कि डेल्टा यू यानी चेंज इन इंटरनल एनर्जी हम निकालते थे NCV डेल्टा टी से, इससे निकालते थे बच्चों। जहां पर डेल्टा यू हमारा जो है वो है चेंज इन इंटरनल एनर्जी, N है बच्चों हमारा नंबर ऑफ मोल, CV है हमारा स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम और डेल्टा टी है चेंज इन टेम्परेचर। बच्चों हमारा हर कंडीशन में चाहे कोई भी प्रोसेस हो उसमें जो है इंटरनल एनर्जी का यही फार्मूला हमारा लगता है, ठीक है, यही फार्मूला हमारा लगता है। क्यों लगता है, मैंने इंटरनल एनर्जी वाले वीडियो में बहुत डिटेल में आपको बता रखा है, जिस किसी का न क्लियर हो उसको देख ले, ठीक है। अब बच्चों देखिए यहाँ पर सारी कहानी चलती, N 1 मोल हमको दे रखा है, डेल्टा टी 0 से 100 के है, CV की कहानी आती है, ठीक है। तो बच्चों CV जो होता है, CV होता है वो होता है बच्चों हमारे पास F/2R, ठीक है, ये मैंने आपको वहां पे बता रखा था। जहां पर F बच्चों क्या होता है, F होता है वो बच्चा होता है डिग्री ऑफ फ्रीडम, ठीक है, डिग्री ऑफ फ्रीडम। और बच्चों F का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 3n-k, ठीक है, 3n-k, जहां N होता है हमारा एटॉमिसिटी ऑफ गैस, ठीक है, और K होता है नंबर ऑफ रिलेशन, ठीक है, नंबर ऑफ रिलेशन बिटवीन एटम्स ऑफ गैस, ठीक है बच्चों। अब देखिए यहां पर हमारा दे रखा है मोनो एटॉमिक गैस, यानी एटॉमिसिटी कितनी है वो हमारी 1 है, और बच्चों नंबर ऑफ रिलेशन एक के साथ कितने हो जाएंगे, 0, ठीक है। जैसे मान लीजिए ऑक्सीजन होता तो डाई एटॉमिक होता, तो ऑक्सीजन और ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड बनता है, तो हमारा नंबर ऑफ रिलेशन होता है यहाँ पे 1। अब बच्चों एक जैसे मान लीजिए हीलियम है, मोनोएटॉमिक गैस है, इसका अपने एटम के साथ तो रिलेशनशिप होगा नहीं, तो बच्चों यहाँ पर जो N होगा वो होगा 1 और K होगा 0, ठीक है। तो बच्चों क्या हुआ यहाँ पर देखिए F जो आ गया वो हो गया 3 × 1 - 0, यानी F आ गया बच्चों हमारे पास 3, ठीक है, F बच्चों आ गया हमारे पास 3। तो देखिए CV कितना हो जाएगा, CV हो जाएगा बच्चों 3/2R, ठीक है बच्चों। यही मैं आपको यहाँ पे बताना चाह रहा था, इसीलिए मैंने इतना एक्सप्लेनेशन किया। तो बच्चों हमारा CV आ गया 3/2R, जहां R है हमारा गैस कांस्टेंट जिसकी वैल्यू इतनी दे रखी है। अब देखिए बच्चों हमारा जो है चेंज इन इंटरनल एनर्जी कैसा होगा, कितना होगा, इस चीज को आप देख लीजिए, बहुत इजी क्वेश्चन है, IIT में आया हुआ, बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है बच्चों। तो देखिए क्या हुआ, जो आया डेल्टा यू बच्चों हो गया N हमारा 1 मोल दे रखा है, CV हो गया बच्चों इतना 3/2 × R, और डेल्टा टी है बच्चों 100 - 0, 0 से 100 के तक है तो 100 - 0, तो बच्चों आ गया 1 तो 1 रहेगा, 3/2 × R की वैल्यू है 8.31, ठीक है, इंटू 100, ये आ गया इस तरीके से, ठीक है बच्चों। अब देखिए बच्चों यहाँ पर कितना आएगा, इसको जब हम गुणा भाग करेंगे, ठीक, तो देखिए हम क्या करें इसको, ये आ गया 3 × 1 = 3 और 3 × 3 = 9 और 3 और 6 = 24, ये आ गया इस तरीके से, डिवाइडेड बाई 24 डिवाइडेड बाई 2 × 100, और बच्चों ओवरऑल इसकी वैल्यू आ जाएगी 1.25 × 10⁻³ जूल, ये इसकी वैल्यू आ जाएगी चेंज इन इंटरनल एनर्जी। ये बच्चों होगा इसका आंसर, और हमारा ऑप्शन बच्चों इन चारों में से चौथा वाला सही होगा। देखिए कितना इजी क्वेश्चन आया IIT में, कितना इजी क्वेश्चन, कंसेप्ट सिर्फ हमारा CV का लग रहा था, इस तरीके से ये आ गया, ठीक है बच्चों। अब देखिए बच्चों इसके बाद मैं आपको एक और क्वेश्चन कराने जा रहा हूं, वो भी इजी है और वो भी IIT 98 में आ चुका है, ठीक है बच्चों। तो देखते हैं बच्चों हमारा क्वेश्चन क्या है। तो ये देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन भी हमारा IIT 98 में आ चुका है, और देखिए क्वेश्चन क्या है, फिर देखेंगे कि होता कैसे है, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन क्या है, 5.6 लीटर ऑफ हीलियम गैस at STP is adiabatically compressed to
0.7 लीटर्स। टेकिंग द इनिशियल टेम्परेचर टू T1 द वर्क डन इन द प्रोसेस इज, ये हमको ऑप्शन दे रखे हैं, ये हमारा ऑप्शन। ठीक है बच्चों, अब देखिए हमको इसमें जो है गैस दे रखी है, ठीक है, हीलियम गैस है यानी कि मोनोएटॉमिक गैस है। जब भी आप क्वेश्चन करेंगे आप एटॉमिसिटी ऑफ गैस जरूर देख लेंगे, मोनोएटॉमिक है, डायटॉमिक है, या ट्राइटॉमिक है, या पॉलीएटॉमिक है। बच्चों यहाँ पे हीलियम दे रखा है यानी कि इनडायरेक्टली वे में हमको बता रखा है कि मोनोएटॉमिक गैस है। अब बच्चों इसको एडियाबैटिकली कंप्रेस किया जाता है एसटीपी पर, ठीक है, एसटीपी पर इसको एडियाबैटिकली कंप्रेस किया जाता है। तो बच्चों हमको निकालना है वर्क डन इन द प्रोसेस, यानी कि यहां पर बच्चों हमारा पूरा एडियाबैटिक जो कंप्रेशन है उसका कंसेप्ट लगेगा। अब आपको याद है एडियाबैटिक कंप्रेशन और उसमें कैलकुलेट कैसे करते हैं वर्क डन, तो बहुत अच्छी बात है। नहीं याद है तो आपको होगी दिक्कत। अब मैं आपको पूरा एडियाबैटिक प्रोसेस रिपीट करवाता हूं और बच्चों उसमें वर्क डन कैसे निकाला जाता है वो बताता हूं, फिर देखिए कितना इजी क्वेश्चन है ये। ठीक है बच्चों, तो देखिए एडियाबैटिक प्रोसेस में क्या था हमारा, पीवी की पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट, ये पहला हमारा था। दूसरा बच्चों था हमारा टी वी की पावर गामा -1 इक्वल टू कांस्टेंट, ये दूसरा था। और तीसरा रिलेशन था पी की पावर 1 माइनस गामा और टी की पावर गामा इक्वल टू कांस्टेंट। ये तीन रिलेशनशिप थे, इसमें से हम तीनों में से कोई भी दी गई कंडीशन पे अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा बच्चों वर्क डन जो था हमारा, वर्क डन था वो था P1V1 माइनस P2V2 अपॉन गामा -1, और W बच्चों था दूसरा फार्मूला था वो था NR अपॉन गामा -1 और T1 माइनस T2। ये बच्चों वर्क डन का फार्मूला था, दो फार्मूले थे, और ये प्रोसेस का फार्मूला था, इसमें तीन फार्मूले थे। कैसे आया था, कहां से आया था, ये मैंने उसमें पूरा एक्सप्लेन कर रखा है वर्क डन इन एडियाबैटिक प्रोसेस वाले वीडियो में, आप उसको देख सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो बच्चों ये हमारा हुआ। अब देखिए इस क्वेश्चन में हमको क्या क्या दे रखा है। देखिए हमको वॉल्यूम दे रखा है, इनिशियल V1 और V2 वॉल्यूम दे रखा है, और टेम्परेचर दे रखा है। ठीक है बच्चों, तो देखिए हमारे पास V और T हमको दे रखा है। तो बच्चों एक बात क्लियर हो गई कि हमारा प्रोसेस में ये वाला फार्मूला लगेगा, ये और ये नहीं लगेगा। अब बच्चों T1 दे रखा है तो वर्क डन में हमारा ये वाला फार्मूला लगेगा, ये नहीं लगेगा। ये चॉइस करना पड़ता है हमको, ठीक है, दी गई कंडीशन के हिसाब से। और बच्चों जब हमारा पूरा कंसेप्ट क्लियर होगा और सारे फार्मूले आते होंगे तभी हम ये काम कर पाएंगे। ठीक है बच्चों, तो बच्चों अब ये फार्मूला लगेगा। अब देखिए उसके बाद हम इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं। ठीक है बच्चों, तो बच्चों अब हम जो है लगाते हैं एडियाबैटिक प्रोसेस का जो है फार्मूला। वो बच्चों हमारे पास क्या है, वो है टी वी गामा -1 इक्वल टू कांस्टेंट, यानी कि T1V1 गामा -1 इक्वल टू T2V2 गामा -1। ठीक है बच्चों, अब देखिए हमारा यहां पर हमको क्या क्या दे रखा है। देखिए V1 हमारा दे रखा है 5.6 लीटर्स, ठीक है, V2 हमको दे रखा है 0.7 लीटर्स, T1 है हमारा T1 और T2 हमारा पता नहीं क्या है, इसको हम निकालेंगे। ठीक है बच्चों, अब बच्चों गामा बच्चों होता है हमारा Cp अपॉन Cv, और गैस है बच्चों हमारी मोनोएटॉमिक। ठीक है, गैस है हमारी मोनोएटॉमिक, हीलियम गैस है, मोनोएटॉमिक है। तो बच्चों मोनोएटॉमिक का जो होता है, मोनोएटॉमिक का मैंने अभी आपको Cv बताया था कितना होता है, वो होता है 3/2R। ठीक है, और बच्चों Cp जो होता है वो होता है 5/2R। ठीक है, 5/2R। Cv कैसे होता है, फ्री डिग्री ऑफ फ्रीडम से कैसे निकालते हैं, अभी मैंने मोनोएटॉमिक वाले गैस में भी पीछे बताया था, ठीक उसी तरह निकलेंगे। और बच्चों जो Cp होता है बच्चों, एक फार्मूला आपको बहुत याद है, वो याद है Cp - Cv इक्वल टू R, ये सबको याद है। तो Cp इक्वल टू Cv प्लस R हो जाता है, इसको इधर लाएंगे, और ये है बच्चों 3/2R प्लस R, तो ये हो गया हमारा 5/2R, ये हो गया Cp। ठीक है बच्चों, अब देखिए Cp आया, Cv आया है, तो गामा बच्चों यहां से आ जाता है 5/3, इसको आप नोट कर लीजिए। ठीक है, ये आपको निकालना आना चाहिए, मोनोएटॉमिक, डायएटॉमिक और पॉलीएटॉमिक में मैं आपको बताता रहूंगा बीच बीच में, आपको फिर निकालना आ जाएगा। अब बच्चों इसकी वैल्यूज हम यहाँ पे रखना शुरू करते हैं। ठीक है, तो देखिए क्या हुआ, टेम्परेचर T1 हमारा T1 है, वॉल्यूम है हमारा 5.6 की पावर, गामा की वैल्यू है 5/3 -1, 5/3 -1 बराबर T2, और V2 की वैल्यू है 0.7 और इसकी वैल्यू है 5/3 -1। ठीक है, तो देखिए क्या हुआ, T1 5.6
इंटू 2/3 आ जाएगा बराबर T2 0.7 इंटू 2/3 ये आ गया। तो देखिए T2 कितना आया, T2 की जो वैल्यू आ रही है बच्चों बड़े ध्यान से देखिएगा, T2 निकालना है तो इसको हम इधर लाएंगे तो आ जाएगा 5.6 डिवाइडेड बाई 0.7 और इसकी पावर हो गई 2/3। ठीक है, देखिए ये आ गया हमारे 2/3 इस तरीके से। ठीक है, 2/3 आ गया इंटू, ठीक है, इंटू T1 ये आ गया। अब बच्चों देखिए दशमलव से दशमलव कटा, 7 8 56, तो T2 आ रहा है बच्चों हमारे पास, जो T2 की वैल्यू आई वो आई बच्चों 8 की पावर 2/3 इंटू T1। इसको बच्चों सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 2 की पावर 3 इंटू 2/3 इंटू T1, ये आ गया T2। तो T2 की वैल्यू आ जाएगी बच्चों 4T1। देखिए ये कट जाएगा, आएगा 2 स्क्वायर हो जाएगा 4T1। तो बच्चों हमारे पास जो T2 की वैल्यू आई वो आ गया बच्चों हमारे पास 4T1। ठीक है बच्चों, 4T1 हमारे पास आ गया। यानी इससे देखिए हमने क्या किया, T1 हमारा ये था, T2 हमारा ये है। कंप्रेशन हो रहा है तो हमारा जो है टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा, ये हमको बचा है तो हमारे इस तरीके से निकल के आ गया। अब बच्चों अब देखिए हम निकालेंगे वर्क डन। ठीक है, तो वर्क डन के मैंने आपको अभी 2 फार्मूले लिखवाए थे। ठीक है, तो बच्चों हमारे पास T1 T2 है हमें पता, तो हमारा वही फार्मूला यहाँ पे काम कर जाएगा। वर्क डन में एक फार्मूला था हमारा NR बाई गामा -1 T1 माइनस T2। बच्चों यही फार्मूला इसमें काम कर जाएगा। अब बच्चों यहाँ पे बात फंसती है कि हमारा N कितना है, तो बच्चों STP पे हमारा ये हो रहा है तो N आ जाएगा, N आएगा इन वॉल्यूम गिवन डिवाइडेड बाई वॉल्यूम एट STP। तो वॉल्यूम हमारा 5.6, STP पे होता है 22.4, तो बच्चों ये हमारा आ गया 1/4। ठीक है, तो N की वैल्यू आ गई बच्चों 1/4 मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स। तो बच्चों देखिए यहां पर हम लिखेंगे इस तरीके से, N हो गया 1/4, R हमारा R है डिवाइडेड बाई गामा है हमारा 5/3 -1। ठीक है, T1 आया है बच्चों हमारा, T1 है हमारा T1 और T2 आया है 4T1। इस तरीके से आ गया बच्चों। इसको कैलकुलेट करेंगे हम, जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो देखते हैं कि हमारा क्या आ रहा है। ठीक, देखिए 4 नीचे आ जाएगा तो R डिवाइडेड बाई 4 और बच्चों आ जाएगा ये 2/3 और बच्चों ये आ जाएगा हमारा -3T1। ठीक है, ये ऊपर चला जाएगा, ओवरऑल आएगा -9/8 RT1। ये वर्क डन आएगा बच्चों। ठीक है, ये वर्क डन आएगा। अब हम ऑप्शन देखते हैं, तो ऑप्शन पहला है हमारा 9/8, दूसरा है 3/2 और फिर है 5/8 और फिर है 9/2। ठीक है, हमारा आ रहा है -9/8 RT1। तो बच्चों हमारा माइनस आ रहा है, क्यों आ रहा है माइनस मैं बताता हूं। तो हमारा ऑप्शन पहला सही है। ठीक है बच्चों, अब देखिए यहां पर कंप्रेशन हो रहा है, 5.6 से 0.7 लीटर आ रहा है, कंप्रेशन हो रहा है। हम वर्क जो है गैस के ऊपर कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो अब देखिए क्या हुआ कि मैंने आपको बताया था कि जब कभी भी हम कंप्रेशन करेंगे तो हमारा वर्क डन निगेटिव आएगा, जो कि आ रहा है, यानी कि बिल्कुल सही है। अब ऑप्शन में हमको सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यूज की दे रखी है, निगेटिव पॉजिटिव नहीं दे रखा है, तो बच्चों हमारा ये वाला ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। ठीक है बच्चों, तो ये क्वेश्चन देखिए एडियाबैटिक प्रोसेस पे था। एडियाबैटिक प्रोसेस को लगा करके हमें वर्क डन कैलकुलेट करना था। और बच्चों देखिए IIT जैसी प्रेस्टिजियस एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आ चुका है, तो बच्चों हर एक चीज को सीखिए और 100% क्वेश्चन करके आइए। ठीक है बच्चों, तो ये बच्चों हमारा जो है क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब बच्चों हम करते हैं अगला क्वेश्चन, तो देखते हैं कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। बच्चों ये देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन भी IIT 98 में आया था। और बच्चों ये क्वेश्चन है, इसमें हमारा जो है थर्मोडायनेमिक्स का और जो प्रोसेस का, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का और थर्मोडायनेमिक्स के प्रोसेस का कंसेप्ट पूरा लग रहा है। क्वेश्चन देखिए क्या है, फिर देखिए कैसे होता है। बच्चों हमारे पास है 2 cylinders A and B containing equal amount of an ideal diatomic gas at 300 K। ठीक है, हमारे पास देखिए 2 सिलेंडर है, एक है A और दूसरा है B। इसमें क्या है, डाई एटॉमिक गैस है। ठीक है, डाई एटॉमिक गैस हमारा है। ठीक है, और इसका बच्चों टेम्परेचर है 300 के। इनिशियली दोनों हमारी कंडीशन दे रखी है। पिस्टन ऑफ A इज फ्री टू मूव व्हाइल B इज हेल्ड फिक्स्ड। ठीक है, और बच्चों इसमें क्या है, द सेम अमाउंट ऑफ हीट इज गिवन टू ईच सिलेंडर इफ द राइज इन टेम्परेचर ऑफ द गैस इज 30 K। ठीक है, 30 K, देन राइज इन टेम्परेचर ऑफ गैस B इज। ठीक है बच्चों, हमको क्या दे रखा है कि इसका पिस्टन जो है, पिस्टन इसका जो है वो मूव कर सकता है और इसका पिस्टन बच्चों
हमारा फिक्स है। ठीक है, अब इमेजिन करिए। ठीक है बच्चों, अब देखिए ये प्रोसेस बदल गया और ये प्रोसेस बदल गया, और बच्चों क्या किया गया कि इसको हीट जो है वो जितनी सपोज करिए इसको क्यू दी गई तो इसको भी दी गई हीट क्यू। ठीक है, अब बच्चों यदि इसमें डेल्टा टी राइज इन टेम्परेचर, हमारा जो डेल्टा टी यानी राइज इन टेम्परेचर होता है हमारा जो होता है वो 30 के होता है, तो इसमें हमारा राइज इन टेम्परेचर क्या होगा हमको ये निकालना है। ये हमको दे रखा है और ऑप्शन हमारे ये दे रखे हैं। ये IIT 98 में क्वेश्चन आया हुआ है। क्वेश्चन बड़ा प्यारा है, क्वेश्चन को आप देखिए कायदे से। फिर से समझा देता हूं, दो हमारे पास A एंड B सिलेंडर है अलग अलग। ठीक है, इसमें एक आइडियल डायटोमिक गैस है, इनिशियल टेम्परेचर हमारे पास इतना है। ठीक है, दोनों, इसका पिस्टन मूव कर सकता है, इसका पिस्टन फिक्स है, ये नहीं मूव कर सकता। इसको हमने हीट क्यू दी, इसको हीट क्यू दी, दोनों को बराबर हीट दी, तो इसके टेम्परेचर में राइज हुआ और इसके टेम्परेचर में भी राइज हुआ। इसमें हमारा 30 डिग्री के राइज हुआ, तो हमारा इसमें कितना के राइज होगा, यहां पर हमको ऑप्शन दे रखे हैं। ठीक है बच्चों, तो देखिए सबसे पहले हम क्वेश्चंस में, किसी भी प्रोसेस में क्वेश्चन में ये देखेंगे कि हमारा गैस डायटोमिक है, मोनोटॉमिक है या पॉलीटॉमिक है, ये हम देखेंगे। बच्चों यहां पर हमको डाई एटॉमिक जो है गैस दे रखा है, यहां पर साफ साफ लिखा है आइडियल डाई एटॉमिक गैस। ठीक है, डाई एटॉमिक गैस बच्चों इसमें हम निकालेंगे CP/CV। तो बच्चों CV का जो फॉर्मूला होता है वो होता है F/2R, ये CV होता है। और बच्चों जो CP होता है वो CP माइनस CV इक्वल टू R से निकालते हैं, तो CP बराबर आ जाता है R प्लस CV, और बच्चों ये हमारा निकल के आता है F+2/2 इंटू R। सारी कहानी होती है कि F हमारा क्या होगा। F बच्चों होता है हमारा, F होता है हमारा 3n माइनस K, जहां पर n है बच्चों हमारा एटॉमिसिटी, और बच्चों K है नंबर ऑफ बॉन्ड। अब बच्चों डाई एटॉमिक गैस है, सपोज करिए एटम है हमारा डाई एटॉमिक, तो देखिए n हो गया एटॉमिसिटी हो गया, n हो गया बच्चों हमारा 2, और इनके बीच में एक ही बॉन्ड बना है तो K हो गया 1। तो बच्चों हम यहाँ पे रखेंगे 3 इंटू 2 माइनस 1, तो F आ गया हमारा 5। ऐसे ही निकालेंगे बच्चों, ध्यान रखिए मैं आपको करके दिखा रहा हूं ताकि आप सीख जाएं, फिर मन में ही आप कर लोगे, मुझे पता है अच्छे तरीके से। तो बच्चों क्या हुआ, CV हो गया बच्चों, F आया 5, तो आ गया 5/2R, और बच्चों देखिए CP हो गया F+2, ये आ जाएगा 7/2R। ठीक है, सबसे पहले तो आप ये काम करना सीख लीजिए इस तरीके से, फिर आगे बात पढ़ेंगे। ठीक, तो बच्चों CP और CV हमारा यहाँ पे निकल आया, इसको हम जरा साइड में यहाँ लिख देते हैं, फिर करेंगे आगे की बात। ठीक है, फिर हम करेंगे आगे की बात। तो देखिए क्या हुआ, CP जो आ गया बच्चों वो आया 7/2R। ठीक है, 7/2R, और CV जो आया बच्चों वो आया 5/2R। अब बच्चों CP/CV यानी कि गामा अगर हो सकता है कहीं जरूरत पड़ जाए तो हम उसको निकालेंगे, तो आ जाएगा हमारा 7/5, इस तरीके से आ गया। ठीक है बच्चों, अब देखिए हमें प्रोसेस को रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा। ठीक है, प्रोसेस को रिकॉग्नाइज, एक गैस है, एक सिलेंडर है, उसके अंदर गैस भरी, उसको हम हीट देंगे तो उसका पिस्टन ऊपर की ओर उठेगा क्योंकि पिस्टन हमारा फ्री टू मूव है। तो बच्चों ये वाला प्रोसेस होगा हमारा कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है बच्चों, यानी कि हो गया हमारा आइसोबारिक। ठीक है, आइसोबारिक प्रोसेस हो गया बच्चों ये हमारा। ठीक, और बच्चों ये वाला प्रोसेस बच्चों हमारा हो रहा है आइसोकोरिक। ठीक है, ये बच्चों हो रहा है आइसोकोरिक, यहां पर देखिए ये हमारे पास हो रहा है इस तरीके से आइसोकोरिक प्रोसेस हो रहा है, ये देखिए ये हमारा आइसोकोरिक हो रहा है, ये हमारा होगा आइसोबारिक, ये हो गया हमारा आइसोकोरिक प्रोसेस। और बच्चों जो वर्क डन हम निकालते हैं, वर्क डन जो आता है वो होता है वर्क डन आइसोकोरिक प्रोसेस में W इंटू P डेल्टा V, और बच्चों डेल्टा V 0 है तो यहां पर वर्क डन हो गया हमारा 0। इस चीज को ध्यान रखिए, यहां पर वर्क डन हमारा जो है कुछ होगा, उसकी कुछ वैल्यू होगी हमारे पास। ठीक है, हमको Q दे रखा है, राइज इन टेम्परेचर इतना हुआ, वर्क डन इतना हुआ, देखिए सब चीज हमारा निकल के आ रहा है लगातार कायदे से। ठीक है, हमने हीट इसको इतनी दी, हीट यहां पर भी इसको दी, यहां पर हमारा वर्क डन 0 है। ठीक है, अब बच्चों इसी की इंफॉर्मेशन को हम यूज करके इसमें निकाल देंगे कि हमारा किस तरीके से जो है राइज इन टेम्परेचर हुआ और कितना हुआ। ठीक, तो देखिए कैसे होता है। ठीक, तो बच्चों ये देखिए हमारा क्या है, ये आइसोबारिक प्रोसेस है। ठीक है, कांस्टेंट प्रेशर पे, और ये हमारा आइसोकोरिक प्रोसेस है। अब बच्चों यहां पर हम दोनों का कंसेप्ट लगाएंगे अलग अलग, और बहुत आराम से हमारा जो है
क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो देखिए किस तरीके से होता है। बच्चों दोनों में हमने हीट क्या दी, बराबर दी, हमने हीट यहाँ पे बराबर दी। ठीक है, अब बच्चों ये कांस्टेंट प्रेशर पे है, कांस्टेंट प्रेशर पे है ये, तो देखिए क्या होगा, Q इक्वल टू जो हीट देंगे वो आएगा NCP डेल्टा T। ये बच्चों हीट सप्लाई होगा हमारा। ठीक है, ये हीट सप्लाई हम इसको देंगे। और बच्चों यहां पर देखिए क्या होगा, यहां पर देखिए हम क्या करेंगे, हमने हीट इसको भी Q दी और इसको भी Q दी। बच्चों अगर हम यहां पर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लगाएं तो Q इक्वल टू U डेल्टा U प्लस W। अब बच्चों ये आइसोकोरिक प्रोसेस है, ये वाला प्रोसेस कांस्टेंट वॉल्यूम पे है, आइसोकोरिक है। ठीक है, आइसोकोरिक होने की वजह से W जो हो जाएगा जीरो हो जाएगा, तो बच्चों ये हो जाएगा Q इक्वल टू U, और U होता है बच्चों इंटरनल एनर्जी, इसकी वैल्यू होती है NCV डेल्टा T। ठीक है बच्चों, ये वाला डेल्टा T हमको दे रखा है 30 डिग्री 30 के। ठीक है, ये हमको दे रखा है, इसका निकालना है। ठीक है, डेल्टा T एट, यहां लिख दो कॉन्सेंट्रेशन और यहां लिख दो डेल्टा T इन प्रोसेस। चलिए A भी प्रोसेस है, A भी लिख देते हैं। यहां हमारा हो गया डेल्टा T इन प्रोसेस A और डेल्टा T इन प्रोसेस B, ये हमें निकालना है। ठीक है बच्चों, देखिए ये Q और ये Q बराबर है। ठीक है, अब इसका Q जा रहा है टोटल इंटरनल एनर्जी बढ़ाने में, तो यानी कि ये दोनों बराबर हो जाएगा। तो हम बच्चों यहां लिखते हैं कि Q NCP डेल्टा TA, मतलब A वाले सिलेंडर में बढ़ने वाला टेम्परेचर वो ये हो गया, बराबर NCV डेल्टा TB, यानी B वाले सिलेंडर में बढ़ने वाला टेम्परेचर। देखिए N से गया N कट, हमको निकालना है डेल्टा TB, तो हमने लिखा डेल्टा TB बराबर CP बाई CV, ऐसे आ गया, इंटू डेल्टा TA। ये देखिए ऐसे आ गया। अब देखिए CP बाई CV हमने यहां निकाला था, वो आ गया हमारा 7/5, इसको हम यहां लिखेंगे। और डेल्टा TA हमारा दे रखा है 30 डिग्री के, तो बच्चों ये हो गया 30, इसको काटेंगे आएगा 6, तो डेल्टा TB जो आ जाएगा बच्चों वो आ जाएगा 42 डिग्री के। इस तरीके से बच्चों ये हमारा आ जाएगा और ये होगा इसका आंसर। हम ऑप्शंस में देखेंगे तो हमारा ऑप्शन है 18 के, 30 के, 50 के, 42 के, तो बच्चों ये हमारा ऑप्शन सही है डी वाला। ठीक है बच्चों, अब देखिए इस क्वेश्चन बड़ा मजेदार था, इसमें कुछ नहीं था। ठीक है, लेकिन कंसेप्ट हमारा पूरा क्लियर होना चाहिए, हमको प्रोसेस पहचानना आना चाहिए, प्रोसेस में वर्क डन निकालना चाहिए, फिर उसको अप्लाई करना आना चाहिए, और सीपी और सीबी का कंसेप्ट हमें बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। क्वेश्चन में हमें हमेशा देखना होगा कि हमारा कंसेप्ट, सॉरी जो गैस है वो डायटोमिक है, मोनोटोमिक है, पॉलीटोमिक है, ट्राइटोमिक है, उसी से हमारा एफ निकलेगा। ठीक है बच्चों, हर क्वेश्चन में यही होता है और इसी में बच्चे करते हैं गलती और क्वेश्चन लगने लगता है कठिन। ठीक है बच्चों, अब बच्चों इसके बाद मैं एक और क्वेश्चन कराने जा रहा हूं आपको, और वो भी IIT 98 में आया हुआ है, और वो बच्चों आज के वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है। तो देखते हैं बच्चों क्वेश्चन हमारा क्या है। बच्चों ये देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन भी हमारा IIT 98 में आ चुका है, और क्वेश्चन बहुत इजी है। क्वेश्चन देखिए क्या है, क्वेश्चन ये है, 2 cylinders A and B containing same gas at same pressure, volume and temperature. ठीक है, the mass of the gas in A is Ma and mass of gas in B is Mb. Then gas in each cylinder is allowed to expand isothermally to the volume of 2B. Then pressure finally found to be in A is P and B is 1.5 P respectively. ठीक है, तो हमारा जो है इनमें से कौन सा रिलेशनशिप हमारा बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक, ये हमको दे रखा है। ठीक, अब बच्चों हमारे पास 2 सिलेंडर है A एंड B, इनका टेम्परेचर T, प्रेशर V और ये सब बराबर है। ठीक है बच्चों, अब क्या हुआ, इसमें गैस है, इसके अंदर गैस का मास है Ma, इसके अंदर गैस का मास है Mb। ठीक है, और बच्चों इसको हम क्या करते हैं, आइसोथर्मली एक्सपेंड करने के लिए अलाउ करते हैं, किस वॉल्यूम तक, 2V तक। ठीक है, तो बच्चों हमारा जो फाइनल प्रेशर आता है A में वो आता है P और B में आता है 1.5 P, ऐसा हमारा आ रहा है। ठीक है, तो बच्चों हमारा इनमें से कौन सा रिलेशनशिप सही होगा ये हमें निकालना है। ठीक है बच्चों, अब देखिए हमको आइसोथर्मल प्रोसेस का कंसेप्ट पता होना चाहिए और फिर अप्लाई करना आना चाहिए। और बच्चों एक हमारा फार्मूला होता है आइडियल गैस इक्वेशन, वो बच्चों हर कंडीशन में हमारा अप्लाई होता है, हर कंडीशन में अप्लाई होता है, चाहे कोई भी प्रोसेस हो।
बच्चों यहां पर हमारा आइसोथर्मल प्रोसेस है, यानी कि टेम्परेचर हमारा ना तो इंक्रीज करता है ना डिक्रीज करता है। मतलब जब फाइनली हम पहुंचेंगे तो प्रेशर इसका P हो जाएगा, इसका 1.5 P हो जाएगा, वॉल्यूम इसका 2V हो जाएगा, इसका वॉल्यूम 2V हो जाएगा, और टेम्परेचर हमारा T रहेगा। ये हमको दे रखा है। बच्चों हम सपोज करते हैं कि हमारा मोलर मास जो है वो कैपिटल M है, ठीक है, कैपिटल M है। तो बच्चों यहां पर हमारा नंबर ऑफ मोल जो है Na हो जाएगा Ma अपॉन कैपिटल M, इस तरीके से। और बच्चों यहां नंबर ऑफ मोल हो जाएगा Nb, हम लिख लें तो Mb अपॉन कैपिटल M। अब बच्चों हम क्या करते हैं, हम लगाते हैं आइडियल गैस इक्वेशन लगाते हैं फाइनल कंडीशन में लगाते हैं पहले ए वाले सिलेंडर पे। तो देखिए क्या होगा, PV बराबर nRT, ये हमारा होता है बच्चों आइडियल गैस इक्वेशन। तो देखिए P हमारा कितना है ए वाले में, ठीक है, वो है P, वॉल्यूम है बच्चों 2V बराबर N हो गया बच्चों ये Ma अपॉन कैपिटल M, R हो गया R, टेम्परेचर है, इस तरीके से आ गया। बच्चों अब हम सिलेंडर B पे लगाते हैं यही चीज, तो हो गया PV बराबर nRT। P देखिए हमारे पास है 1.5, वॉल्यूम है बच्चों 2V, और N हो जाएगा बच्चों हमारे पास MB अपॉन कैपिटल M इंटू R इंटू T। देखिए ये हमारे पास आया रिलेशनशिप। हम क्या करते हैं, इसको मानते हैं 1 और इसको मानते हैं 2, ठीक है बच्चों। अब देखिए क्या करें, 1 को हम 2 से डिवाइड कर दे रहे हैं, ठीक है, 1 को हम 2 से डिवाइड कर दे रहे हैं, और इसमें कुछ इससे ज्यादा नहीं करना है, ठीक, कोई कैलकुलेशन नहीं, कुछ नहीं। अब देखिए 1 को हमने किया तो देखिए यह है 2PV, ठीक है, डिवाइडेड बाई ये आ रहा है, देखिए यहां पर मल्टीप्लीकेशन होगा तो आ जाएगा 3PV इज इक्वल टू MA अपॉन कैपिटल M इंटू RT डिवाइडेड बाई MB अपॉन M इंटू RT। RT से RT कट गया, M से M कट गया, PV से PV कट गया, आया 2/3 इक्वल टू MA अपॉन MB, ठीक है। देखिए ये हमारे पास इस तरीके से आ गया। अब बच्चों यहीं से हमारे पास MA और MB का रिलेशनशिप निकल के आएगा, तो आएगा 2MB इज इक्वल टू 3MA। ये बच्चों आया रिलेशनशिप। अब ऑप्शन देखेंगे तो बच्चों हमारा पहला वाला ही ऑप्शन हमारा मिल जाए 2MB बराबर 3MA, ठीक है, 2MB अपॉन बराबर 3MA, ये वाला बच्चों हमारे पास ऑप्शन होगा 2MB बराबर 3MA, ये वाला आना, देखिए बी वाला 2MB बराबर 3MA, यानी 3MA इक्वल टू 2MB। तो ऑप्शन हमारा बी वाला करेक्ट है, ठीक है बच्चों। तो देखिए बच्चों हमारा जो गैस का कंसेप्ट है वो मैंने आपको पूरा थ्योरी में जो है अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करके दिया है। थर्मोडायनेमिक्स के गैस का कंसेप्ट मैंने पूरी तरह अच्छी तरीके से कंसेप्ट कर दिया। आपको सबको पढ़ने की जरूरत है, सारा ध्यान रखने की जरूरत है, सारा फार्मूले आने चाहिए, और बच्चों क्वेश्चन को करते समय हमें जज करना पड़ेगा कि हमें कौन सा प्रोसेस इसमें लगाना है, कौन सा प्रोसेस हो रहा है, कौन सा कंसेप्ट लगेगा, और बच्चों ये आएगा प्रैक्टिस से, ठीक है बच्चों। अभी थर्मोडायनेमिक्स में बहुत से क्वेश्चन बचे हुए हैं। अब मैं अगला वीडियो भी थर्मोडायनेमिक्स के न्यूमेरिकल से लेके आऊंगा, और इसके अगला वाला भी, अभी 2 वीडियो में बनाऊंगा जिसमें सिर्फ मैं न्यूमेरिकल कराऊंगा। अगर आप सब कर लोगे तब आपका कंसेप्ट पूरी तरीके से क्लियर हो पाएगा, उसके बाद भी आपको प्रैक्टिस बहुत करनी पड़ेगी, ठीक है बच्चों। तो बच्चों आज का मेरा वीडियो यही खत्म होता है। अगले वीडियो में मिलते हैं कुछ और न्यूमेरिकल्स के साथ। आपका आज का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।